Welcome back to my channel. My name is Rahul and you're watching Behar Today. So in this video we are going to discuss semester 6 botany theory paper and इस बार जो आपको semester 6 में सिलेबस मिला है वो है इकोनॉमिक बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये आपके बेसिकली बीएससी लाइफ साइंस बॉटनी पेपर में आपको पढ़ना है। सो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ने से पहले हम यूनिट देख लेते हैं कि कौन कौन से यूनिट आपके सिलेबस में पढ़ना है। सो यूनिट 1 में ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स है, यूनिट 2 सीरियल एंड मिलेट्स है, यूनिट 3 में पल्सेस क्रॉप्स के बारे में पढ़ने हैं, यूनिट 4 में स्पाइसेस हैं, यूनिट 5 बेवरेजेस एंड यूनिट 6 है ऑयल एंड फैट्स, यूनिट 7 जो है वो आपके फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, यूनिट 8 प्लांट टिश्यू कल्चर, यूनिट 9 डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। सो सिलेबस जो है वो अगर स्टार्टिंग से हम बात करें तो स्टार्टिंग से आपको कम है सिलेबस, लेकिन जैसे जैसे आगे हम यूनिट वाइज बढ़ते हैं या तो उतना ही ज़्यादा आपको सिलेबस मिलेगा। जैसे यूनिट जो 8 है उसमें प्लांट टिश्यू टेक्नोलॉजी है, ये बड़ी यूनिट है। यूनिट 9 जो है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ये भी अगेन आपकी काफ़ी बड़ा यूनिट है। तो वन बाय वन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 है आपके ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। मैं आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगा, बिल्कुल स्टोरी काइंड ऑफ स्टोरी, जिससे कि आपको पूरा जो चैप्टर है वो याद हो जाएगा। एंड सिमिलरली आप ये जो मैं इस वीडियो में जो भी नोट्स पढ़ाऊंगा वो नोट्स आप पीडीएफ फॉर्मेट में ले भी सकते हैं। इसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसी वीडियो के नीचे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा जहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये जो पीडीएफ होने वाली है वो बेसिकली पेड रखूंगा मैं। कंबाइन अगर आप लोगे जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 के लिए तो वो काफ़ी आपको कम प्राइस में पड़ेगी, एंड सिंगल सिर्फ लोगे तो वो आपको ज़्यादा पड़ेगी। तो दोनों प्राइजेस जो है वो मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके यूनिट 1 में कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड देयर इंपॉर्टेंस विथ रेफरेंसेस टू वोविलव वर्क के बारे में यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो ये बेसिकली मेरा नोट्स है जहाँ से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एंड काफ़ी अच्छी नोट्स है, बिल्कुल टू द पॉइंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। यहाँ पे आप इजीली आप पूरी चीज़ें याद करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड इसी तरीके से बाकी के भी यूनिट्स आपको मिलेंगे, चाहे वो आपके बॉटनी का सेक्शन हो, जूलॉजी सेक्शन हो या केमिस्ट्री का हो। जल्दी मैं सारी वीडियोस भी वन बाय वन अपलोड कर दूंगा। सो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। सो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट कंसेप्ट सेंटर ऑफ ओरिजिन दियर इंपॉर्टेंट एंड रेफरेंसेज विद वोविलव वर्क। बेसिकली इसको प्रोनाउंस करने का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वोविलव वर्क में प्रोनाउंस करूंगा इसको। कई लोग थोड़ा सा ये नाम ऐसा है कि निकोली वोविलव। तो ये बेसिकली एक साइंटिस्ट है, एंड इन्होंने क्या किया कि पूरा वर्ल्ड घूमा, 5 कॉन्टिनेंट इन्होंने घूमे, एंड देन काफ़ी सारे मोर देन 2,50,000 प्लस इन्होंने सीड्स को कलेक्ट किए, जो कि अराउंड आपके 1,500 प्लांट स्पीसीज के सीड्स थे। एंड उसे ले जाके फिर ये जहाँ के थे वहाँ पे जाके सबसे बड़ी जो है उन्होंने जीन बैंक जो है एक काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट उन्होंने वहाँ पे खोला था, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सीड स्टोरेज का वो इंस्टीट्यूट है। तो इन्हीं के बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे, एंड कौन कौन से कहाँ कहाँ सेंटर इनको मिले सबसे ज़्यादा ओरिजिन ऑफ सेंटर प्लांट के, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो concept of center of origin, volvule of center and center of diversity. So the concept of center of origin refer to specific geographical region where the group of plant species wild or domesticated first develop their distinct characteristics. तो ये बेसिकली कंसेप्ट ऑफ ऑरिजिन कहने का मतलब है कि वैसी जोग्राफिकल एरियाज, पर्टिकुलर एरियाज जहाँ पे कोई भी प्लांट जो है या वाइल्ड या डोमेस्टिकेट पहली बार हुई है, और उसमें अगर हम बात करें उनके कैरेक्टर्स के बारे में, डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं हमें, जैसे मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स, फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स, जेनेटिक आपके फीचर्स मिलते हैं। देज रीजन आर ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, यानी ऑरिजिन के साथ सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि काफ़ी सारे जो प्लांट हैं वो मतलब हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी वाले मिलते हैं। presence of cultivated crops, occurrence of wild relatives, and existence of transitional forms. The genetic variability in these centers arises due to evolutionary process such as natural selection. तो ये जो genetic variation आई है इस रीजन में, तो वो बाई आपके नेचुरल सिलेक्शन से आई है, यानी नेचुरल सिलेक्शन इसके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन ऑफ द फिटेस्ट इंडिविजुअल। देन म्यूटेशन से आई है, सडन आपके चेंजेस आ गए जेनेटिक मटेरियल में एंड क्रिएट कर दिया आपके वेरिएशन। देन हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स के क्रॉसिंग ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल टू कंबाइन है, कंबाइंड ट्रेड्स, यानी जो सुपीरियर ट्रेड्स है, दो हमने मेल कोई प्लांट है उसके सुपीरियर ट्रेड कैरेक्टर को ले लिया और फीमेल का सुपीरियर, एंड देन फिर हम हाइब्रिडाइजेशन करा के कंबाइन किया हमने दोनों को ट्रेड को।
Human activity like domestication and selecting breeding further enhanced this variability। तो ह्यूमन एक्टिविटी से हम ये जो आप आज देखते हो जितने भी डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स वगैरह हैं वो बेसिकली ह्यूमन ही सेलेक्ट किए हैं, उनके जो भी फीचर्स वगैरह हैं सारे। द इन कल्टिवेटिव प्लांट सेंटर ऑफ ओरिजिन आर कंसिडर द क्रेडल्स ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अर्ली ह्यूमन शिफ्टेड फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग द टू सिस्टमेटिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो अगर हम बात करें इनिशियली जो ह्यूमन थे वो हंटिंग पे डिपेंड थे, लेकिन धीरे धीरे वो शिफ्ट कर गए, आपके एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, जो भी क्रॉप्स वगैरह उगाना स्टार्ट कर दिया था। दिस ट्रांजिशन टुक प्लेस ड्यूरिंग नियोलिथिक रिवोल्यूशन अप्रोक्सीमेटली 10,000 to 12,000 ईयर अगो। तो ये अप्रॉक्स अगर हम माने तो ये जो रिवोल्यूशन हुई है अराउंड 10,000 से 12,000 ईयर अगो हुआ था, जहाँ पे जो ह्यूमंस थे वो काइंड ऑफ कह सकते हो कि वो जहाँ वो माउंटेन जो गुफाएं में रहते थे, हंटिंग करते थे, उससे निकल के वो फील्ड्स में आए एंड वो क्रॉप वगैरह एग्रीकल्चर वगैरह एक मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो सोसाइटी बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। फिर कुछ एनिमल्स वगैरह भी पेट करना स्टार्ट कर दिया था। The concept is important for understanding plant domestication, conserving biodiversity and improving modern crops। तो ये कुछ आपके important concept है। They center serve as a reservoir of valuable genetic resources which provide traits such as आपके disease resistance, environmental adaptability and हाई यील्ड बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटी। तो ये अगर हम बात करें जो ये जेनेटिक रिजर्वायर है वो हमें एक तो डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट प्रोवाइड कराती है, इन्वायरमेंटल एडेप्टेबिलिटी टॉलरेंट बनाती है प्लांट को, हायर यील्डिंग होती है एंड बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटी वाली होती है। Their traits are crucial for addressing global changes like climate changes, population growth, and food security. The concept was appointed by Nikolai Vavilov ये 1887-1993, whose work significantly contribute टू प्लांट साइंस में इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड निकोली वाल्वुलाई कंट्रीब्यूट एंड डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी। इन्होंने ये ऑरिजिन ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन की जो थ्योरी है वो डेवलप किया था, ये वो साइंटिस्ट है वॉविलव एंड निकोलाई वॉविलव जो थे वो। अगर उनके हम सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो डेवलप द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन थ्रू एग्जिस्टेंस एक्सपेडिशन कंडक्टेड बाय 1916 से 1940 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। किस तरीके से किया था, तो ड्यूरिंग दिस एक्सपेडिशन इन्होंने ट्रैवल किया अराउंड अक्रॉस आपके 5 कॉन्टिनेंट। 5 कॉन्टिनेंट में आपके कौन कौन से आ गए, एशिया आ गया, यूरोप आ गया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आ गया। मोर देन आपको मैंने कहा था कि 2.5 लाख सीड जो है सैंपल को कलेक्ट किया था और कवर्ड किया था अराउंड 1500 प्लांट स्पीसीज, यानी 1,500 प्लांट स्पीसीज को इन्होंने मोर देन इसके सीड्स कलेक्ट किए थे। एज डायरेक्टर ऑफ ऑल यूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री, यानी ये सेंट पीटर्सबर्ग में इन्होंने काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट खोला जहाँ पे इस्टेब्लिश किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट सीड बैंक एट दैट टाइम। तो ये उसकी फ़ोटो है, यहाँ पे आप देख सकते हो सीड जो है उस सीड की कलेक्शन है। इम्फोसाइज इन्होंने फोकस किया कि प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी फॉर फर्दर ब्रीडिंग। हिज मेथोडोलॉजी वाज इंटरडिसिप्लिनरी आर इंक्लूडेड बॉटनी, जियोग्राफी, लिंग्विस्टिक, आर्कियोलॉजी एंड इथनोग्राफी। तो बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट होती है, जियोग्राफी मीन्स के अर्थ के बारे में स्टडी कर रही है, इट्स फिजिकल फीचर्स के बारे में, लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड आर्कियोलॉजी मीन्स की स्टडी ऑफ एंशिएंट ह्यूमन रिमेन्स एंड आर्टिफैक्ट्स एंड इथनोग्राफी मीन्स की स्टडी ऑफ कल्चर एंड ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में। तो वोविलोव प्रपोज दैट द रीजन विथ मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप वेराइटीज़। तो उन्होंने वैसे रीजन को चूज़ किया जो कि काफ़ी मैक्सिमम वेराइटीज़ वाले, मतलब मैक्सिमम प्लांट के वेराइटीज़ वहाँ पे मिल रहे हैं, अलॉन्ग विथ वाइल्ड प्रोजेनिएटर्स एंड इंडेमिक स्पीसीज लाइक इंडिकेट द प्राइमरी सेंटर ऑफ डोमेस्टिकेशन। तो अगर कोई वैसी स्पीसीज है इंडेमिक उसके अलावा कहीं और नहीं मिल रही, सिर्फ उसी रीजन में मिल रही है, तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि वो प्राइमरी सेंटर ऑफ, यानी पहली बार मतलब वो प्राइमरी प्लेस है आपके। तो इवोल्यूशन ऑफ वॉविल ऑफ थ्योरी के बारे में बात करें तो इन्होंने स्टार्ट किया था डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव ओवर अ टाइम। 1924 तक इनिशियली ये प्रपोज कर चुके थे 3 सेंटर को, फिर 26 में एक्सपैंड करके 5 सेंटर्स इन्होंने किए थे, फिर 29 में 6 सेंटर, फिर 31 में आपके 7 सेंटर हो गए, 35 में 8 सेंटर एंड 1940s में इन्होंने फाइनलाइज यानी रिवाइज किया कि फाइनल रिवीजन इनका था कि 7 सेंटर्ड ही हैं पूरे ऑल, मतलब जो भी इन्होंने 5 कॉन्टिनेंट इन्होंने घूमा। These revisions were based on new expedition data and improved classification criteria. So he introduced genetic criteria like आपके dominant allele found in primary center, ancient domestication and जो recessive allele है जो कि secondary center है later spread हुई है and adapt हुई है।
नाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेंटर के बारे में मैंने बताया कि प्राइमरी सेंटर जहाँ ओरिजिनल साइट ऑफ डोमेस्टिकेशन है, जो सेकेंडरी सेंटर होती है वो लेटर ऑन जो स्प्रेड हुई है या फिर अडप्ट हुई है, रीजन वेयर द क्रॉप्स डाइवर्सिफाइड आफ्टर इंट्रोडक्शन। ही इम्फेसाइज दैट ह्यूमन सेलेक्शन एक्सेलरेट करती है इवोल्यूशन को। अगर ह्यूमन सेलेक्ट कर रही है कोई भी चीज़ों को तो वो इवोल्यूशन को काफ़ी तेज़ कर देती है। डोमेस्टिकेशन इन्वॉल्व बोथ अनकॉन्सियस सेलेक्शन यानी अर्ली ह्यूमंस एंड कॉन्सियस ब्रीडिंग यानी लेटर एग्रीकल्चर। So center of origin often coincide with ancient agricultural civilization, regions with a rich genetic diversity. End of career and legacy की बात करें यानी जो वॉल्विलोव थे, ये काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट थे, ऑल ओवर द 5 कॉन्टिनेंट गए। एंड सबसे बड़ा अगर इनकी बात करें, जो कंट्रोवर्सी हुई थी, इनकी कैरियर एंड लेगेसी ख़त्म हुई थी, वो इन्होंने अपोज किया कर दिया था कोई अदर साइंटिस्ट को। कॉन्फ्लिक्ट हुई थी आपके जोसेफ स्टालिन के साथ एंड इनको फिर 1940s में अरेस्ट कर लिया गया था। एंड काफ़ी सैड की बात है कि ये प्रिजन में ही इनकी मौत हो गई थी 1943 में। तो जितने भी आप ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने सच में दुनिया को कुछ बेहतरीन दे के गया है, वो कहीं ना कहीं उनका अपोज हुआ है। एंड उस टाइम उनकी वैल्यूज़ नहीं रही और उनकी काफ़ी मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि दर्दनाक मौतें हुई है। डिस्पाइट दिस हिज कंट्रीब्यूशन रिमेन सिग्निफिकेंट है इन्फ्लुएंस ऑन प्लांट जेनेटिक ब्रीडिंग। स्टिल इनकी जो वर्क है वो काफ़ी अच्छी थी। फाउंडेशन ऑफ ए मॉडर्न जीन बैंक्स, अगर आपको याद होगा जॉर्ज मेंडल, तो उनकी भी कुछ ऐसी थी, उन्होंने भी प्रपोज किया था पहली बार जेनेटिक्स में। बट उनको भी ह्यूमिलेशन मिला कि आपने बायो में स्टैट्स यूज़ किए हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए हैं। फिर उनके मरने के बाद 50 साल के बाद वापस से रीडिस्कवर हुई उनकी वर्क एंड देन फिर उनको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिली है। पर बट उस टाइम वो चीज़ें नहीं मिली, मे बी वर्ल्ड उस टाइम तैयार नहीं थी उनको एक्सेप्ट करने के लिए। तो उसी तरीके से ये वॉविलोव थे, ये उनके ड्यूरिंग अरेस्ट का पिक्चर है। फाउंडेशन ऑफ ए मॉडर्न जीन बैंक्स एंड लेगेसी कंटिन्यू थ्रू द इंस्टीट्यूशन लाइक वॉविलोव इंस्टीट्यूट। तो उनके आज भी इंस्टीट्यूट है जो कि हम मानते हैं रशिया एकेडमिक ऑफ साइंस। ये भी हो सकती है कि रशियन साइंटिस्ट थे, तो मेनली जो यूएसए के साइंटिस्ट हैं उन्हें डोमिनेटेड हम मानते हैं एंड काफ़ी बेहतरीन मानते हैं। रशियन साइंटिस्ट को उतना, चाहे वो कितना भी बेहतरीन क्यों ना काम कर ले, बट रशियन साइंटिस्ट को काफ़ी उतनी वर्ल्ड लेवल पे अच्छा नहीं माना जाता है, ना ही उनको नोबेल प्राइज़ दी जाती है, चाहे वो कितना ही क्यों ना बेहतरीन काम कर लें। तो ये उनके इंस्टीट्यूट का देख सकते हो कुछ, सेंट पीटर्सबर्ग। यहाँ पे अब कुछ वॉविलोव फाइनल फ्रेमवर्क ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में बात की गई है। जैसे वॉविलोव थे वो आइडेंटिफाई किया था 7 to 8 प्राइमरी सेंटर। एंड ये जो सेंटर थे मेनली आपके लोकेटेड थे ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन एंड स्पेशली इन अ माउंटेन एरियाज। ट्रॉपिकल रीजन जो इक्वेटर के पास है, जहाँ की टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होती है। सब ट्रॉपिकल काइंड ऑफ कह सकते हो, थोड़ा नियर बाय आप कह सकते हो, नियर बाय के मिडिल इक्वेटर, बिटवीन इक्वेटर एंड पोलर कह सकते हो, जहाँ पे आपको हर तरीके का वेदर मिलेगा, रेनी भी मिलेगा, टेम्परेचर कम रहेगी वहाँ पे। एंड माउंटेन एरियाज, तो ये तो हाई एल्टीट्यूड वाली आपके आगे। नाउ द सेंटर आर नॉट स्पेसिफिक फिक्स्ड पॉइंट बट ब्रॉडर जोग्राफिकल जोन थे एंड दिस जोन ऑफन ओवरलैप करती थी विद ईच अदर, कोइंसाइड विद द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड वॉल्विलव थे ये बेस्ड ऑन 1935 मॉडल। 8 सेंटर को इन्होंने रखा था, बट लेटर ऑन मैंने बताया कि 1914 में वापस से रिवाइज करके इन्होंने रिजल्टेंट इन 7 सेंटर इन फाइनल वर्जन रखा। दिस चेंजेस वर ड्यू टू न्यू एक्सपेरिमेंटल एंड फील्ड डाटा एंड इम्प्रूव किया था इन्होंने साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को। फॉलोइंग mentioned is based on 1935 आपके सेंटर मॉडल विद अ नोट ऑन लेटर वेरिएशन। ये कुछ सेंटर है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये वर्ल्ड मैप है आपका, जहाँ पे इंडिया का ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये चाइना का सेंटर है। तो स्टार्ट करते हैं चाइना सेंटर ऑफ ओरिजिन। चाइना ही क्यों, क्योंकि इसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट हम कह सकते हैं, मानते हैं, कंसीडर करते हैं कि ओल्डेस्ट एंड मोस्ट जेनेटिकली डाइवर्स सेंटर ये है आपका चाइना सेंटर ऑफ ओरिजिन, जो कि ईस्ट एशिया में पड़ता है। It is considered one of the oldest and most genetically diverse identified by Nikolai Vavilov. The origin of agriculture in this region, अगर हम डाटा बैक की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 9000 बिफोर प्रेजेंट, यानी इतना पहले 9000 ईयर अगो यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई थी।
दिस सेंटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई आपके जेनेटिक वेरिएबिलिटी अमंग कल्टिवेटेड प्लांट्स मिलते हैं, प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड रिलेटिव एंड एंसेस्ट्रल ग्रोथ फॉर्म्स मिलते हैं, डाइवर्स इकोलॉजिकल कंडीशन है स्पेशली इन माउंटेन टेरेंस में। The region has contributed more than 130 plant species, making one of the richest center of crop diversity। तो कौन से ऐसे मतलब प्लांट्स थे जो फर्स्ट हम कह सकते हैं कि वहाँ पे ही थे? तो सोयाबीन, राइस, मिलेट। हालांकि राइस आपके इंडिया में भी मिलेंगे राइस के, बट राइस के दोनों जगह अलग अलग वैरायटी है, चाइना में अलग है पर इंडियन राइस की वैरायटी अलग है। मिलेट है, पीच है, एंड एप्रिकॉट एंड टी। तो एप्रिकॉट एंड पीच ये कुछ इस तरीके का फ्रूट ही है ये। फिर इसके बाद क्रॉप्स की बात करें तो सीरियल्स, राइस, मिलेट, लेग्यूम, सोयाबीन। फ्रूट में पीच एंड एप्रिकॉट। ये आपका पीच जो है वो थोड़ा सा लार्जर साइज की होती है, फुंजी स्किन होती है, और ये आपका एप्रिकॉट जो है वो स्मॉलर साइज होती है, स्मूथ इसके स्किन होते हैं। देन बेवरेजेस में आपके टी हो गई, ये कॉफ़ी है, ये टी प्लांट है आपके कोका। Combination of favorable climate condition and human domestication practices contributed to development and diversification of this group। So next आपके सेंटर आ गए इंडिया, इंडियन यानी हिंदुस्तानी सेंटर ऑफ ओरिजिन। ये साउथ एशिया में पड़ती है आपकी, यानी इंडिया वाला पार्ट आप कह सकते हो, जहाँ इंक्लूडिंग रीजन आपके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलते हैं। तो ये रीजन यहाँ पे पूरा लिया गया है, मीन्स कि डिवाइडेड वाला पार्ट नहीं, कि आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक अलग कंट्री है, बांग्लादेश अलग है एंड इंडिया अलग है, बट यहाँ पे ये पूरा है। अगर हम इंडियन हिंदुस्तानी सेंटर ऑफ ओरिजिन करें तो इसमें आपके इंक्लूड होते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। सो यहाँ पे भी ये भी अगेन आप कह सकते हैं कि 8,000 to 10,000 BP अगो ये बैक इतना आपको डाटा मिलता है। एग्रीकल्चर यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड प्लांटें मिलती हैं। द सेंटर इज कैरेक्टराइज बाय हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पीसीज, प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन। ट्रॉपिकल मीन्स बताया था कि ये नियर इक्वेटर होती है, हाई टेम्परेचर होती है, हैवी रेनफॉल होती है इस रीजन में। सब ट्रॉपिकल रीजन जस्ट आउटसाइड द ट्रॉपिक, यानी विथ मॉडरेट टेम्परेचर एंड सीजनल यहाँ पे क्लाइमेट होती है। अबेंडेंस ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स एंड कल्टिवेटेड फॉर्म्स। मेजर क्रॉप्स की बात करें इस सेंटर में तो आपके राइस मिलते हैं। मैंने राइस के बताया है कि दोनों जगह अलग अलग वैरायटी होती है। जैसे इंडिया में बासमती राइस की वैरायटी मिलती है, अच्छे क्वालिटी की राइस। एग प्लांट्स हो गए, एंड एग प्लांट्स बेसिकली बैगन, ब्रिंजल को कहते हैं, एंड कुकुम्बर, देन शुगर कैन, कॉटन, मैंगो। तो ये आपका एग प्लांट है। एंड ये कुकुम्बर, द सेंटर इज पर्टिकुलरली रिच इन ट्रॉपिकल फ्रूट्स लाइक मैंगो। वेजिटेबल्स में आपके एग प्लांट, कुकुम्बर, इंडस्ट्रियल में कॉटन, शुगर कैन, एंड स्पाइसेस एंड डाइवर्स प्लांट रिसोर्सेज मिलते हैं। तो ये कॉटन वगैरह, ये शुगर कैन आपका हो गया। देन द डाइवर्सिटी इन दिस रीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फेवरेबल मानसून क्लाइमेट। तो ये भी काफ़ी एक बड़ा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है कि लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डोमेस्टिकेशन एंड कल्टिवेशन। नाउ मूव टू नेक्स्ट, आपके सेंटर ऑफ ओरिजिन है आपके सेंट्रल एशियाटिक सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो सेंट्रल एशियाटिक सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो ये बेसिकली कौन से रीजन मिलते हैं सेंट्रल एशियाटिक सेंटर ऑफ ओरिजिन में? तो अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अफगानिस्तान यहाँ है, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ये कुछ रीजन है जहाँ हम मानते हैं कि सेंट्रल एशियाटिक सेंटर ऑफ रीजन है। मेनली एसोसिएटेड विद एरिड, सेमी एरिड रीजन मिलती है, एंड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कंडीशन ये है बेसिकली। इसे एरिड मीन्स की ड्राई रीजन काइंड ऑफ आप कह सकते हो। It is characterized by adaptation of crop to dry environment, presence of diverse genetic form of temperate crops and availability of wild and cultivated plant varieties। So major crops जो है वो originated from this center includes, आपके कौन कौन से crops जो है इस सेंटर में मिलती है? तो wheat, barley, pea, carrot, apple and center of particular legumes में pea, vegetables में carrot, cereals में wheat, barley भी kind of आपकी cereals ही होते हैं, and fruit में apple मिलते हैं। तो ये आपके wheat है, barley। wheat हालांकि most जो cereal है वो ग्रो की जाती है, फिर बार्ले है, एंड मिलेट, वीट, ओट्स, राई। तो ये वीट है आपका, ये आपका बार्ले है। एंड द डाइवर्सिटी इन दिस रीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्श क्लाइमेट होती है, लो रेनफॉल, एंड तो इसी अकॉर्डिंग आपको जो प्लांट है वो भी अडेप्ट करते हैं, स्ट्रेस टॉलरेंट होते हैं। नाउ फोर्थ आपका सेंटर ऑफ ओरिजिन है नियर ईस्टर्न सेंटर ओरिजिन, जो कि फर्टाइल क्रिसेंट हम कहते हैं। ये आपके लोकेशन की बात करें तो एशिया माइनर है, इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे ईरान, इराक एंड टर्की वगैरह आ गया। दिस हिस्टोरिकल रेफरेंस एज अ फर्टाइल क्रिसेंट कहते हैं, एंड
Christian saved zone characterized by relatively fertile soil, favorable climate condition, and compared to surrounding arid region. Strategic location between a continent and facilitate early human settlement and agriculture innovation. तो ईरान इराक वगैरह के पार्ट आते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो ये मैप है बेसिकली फर्टाइल क्रेसेंट का, जहाँ पे ये इजिप्ट का पार्ट आ गया, ये आपका यहाँ पे मेडिटेरियन वगैरह सी आ गया, तो ये इराक ईरान का पार्ट है। जहाँ से हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो विद एविडेंस डोमेस्टिकेटेड अगर हम देखें तो 11,000 ईयर बिफोर यहाँ पे मिलती है, रिप्रेजेंट अर्लीस्ट रीजन वेयर ह्यूमन ट्रांजिशन फ्रॉम ए हंटर गेदर लाइफस्टाइल टू सेटल एग्रीकल्चर। सो इसी रीजन में जो हंटिंग टू एग्रीकल्चर शिफ्ट है डोमेस्टिकेटेड प्लांट की तरफ, वो आपको मिलती है। नाउ क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन की बात करें तो फर्टाइल क्रिएशन पोजेज मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट कैरेक्टराइज्ड बाय वेट विंटर एंड ड्राई समर आपको मिलेंगे, एंड सच कंडीशन वर हाईली सुटेबल फॉर अ ग्रोथ ऑफ अर्ली डोमेस्टिकेटेड क्रॉप, एंड प्रेजेंस ऑफ रिवर्स लाइक टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स कंट्रीब्यूट टू सॉइल फर्टिलिटी एंड इरिगेशन। यानी जो खेतों को पानी मिलती है बेसिकली इन्हीं रिवर से मिलती है, सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को। मेजर डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स में आपके वीट मिलते हैं, बार्ले मिलते हैं, लेंटिल एंड चिकपी बेसिकली चना को कहते हैं, एंड फ्लेक्स एंड ग्रेप। तो ग्रेप्स वगैरह आपने देखा होगा कि काफ़ी इस रीजन में ईरान इराक वगैरह में वो पूरा ग्रेप्स को भी प्रिजर्व कर लेते हैं मीठी काइंड ऑफ। अगर आप वर्ल्ड की जो ट्रैवलिंग ब्लॉग्स देखते होगे तो कई लोग वो दिखाते ईरान इराक में कि अभी तो वॉर चल रहे हैं, बट वहाँ पे जो ग्रेप्स है उसे काइंड ऑफ आप कह सकते हो मीठी का ना ये में करके वो स्टोर कर लेते हैं प्रिजर्व, तो बिल्कुल फ्रेश रहती है ऑफ सीजन में भी जब वो निकालते हैं। तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट एंड कंट्रीब्यूशन काफ़ी मॉडर्न यहाँ पे देखने को मिलती है। मे डोमेस्टिकेटेड क्रॉप बिकम है ग्लोबली इंपॉर्टेंट स्टेपल्स है, एंड कल्चर एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट है इस रीजन में, एंड ट्रेड वगैरह तो होती ही हैं। नाउ मेडिटेरियन सेंटर की बात करते हैं तो इसमें आपके साउथ यूरोप वाले पार्ट आ गए, नॉर्थ अफ्रीका वाले पार्ट आपको मिलेंगे। तो ये मेडिटेरियन सी है, ये यूरोप अफ्रीका वाला पार्ट है। यहाँ पर अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो माइल्ड वेट विंटर मिलती है और हॉट ड्राई समर मिलती है। तो मेनली इस रीजन में अगर आप देखो तो यहाँ पे स्टबल वगैरह यानी जो मतलब एनिमल्स को चारे में के तौर पे खिलाते हैं ना, उस तरीके का क्रॉप्स यहाँ पे आपको ज़्यादा ग्रो की जाती है, यानी एनिमल फीडिंग के लिए रिफ्लेक्ट मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम यहाँ पे मिलती है, जहाँ पे क्रॉप के साथ आपके एनिमल जो स्टबल है आ, वो भी चारा एक कह सकते हो और वो भी ग्रो की जाती है। मेजर डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स की बात करें तो ऑलिव जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप होती है, एंड ये ऑलिव का प्लांट है, ये सीड से इससे ऑयल प्रोड्यूस की जाती है। कैबेज की बात करते हैं तो वाइडली कल्टीवेटेड लीफी वेजिटेबल विद सेवरल वेराइटीज, आपकी कॉलीफ्लावर ब्रोकली काफ़ी सारे वेराइटीज़ होते हैं। हम जो खाते हैं वो मेनली आपकी ग्रीन कैबेज या वाइट कैबेज मिलती है, इसी की वेराइटीज़ हम खाते हैं। कई लोग यहाँ पे जैसे तुस्कान कैबेज वगैरह हो गया, ये लीफी काइंड ऑफ होते हैं, इस तरीके के भी आप आजकल सुपर मार्केट्स में मिलते हैं, नेपा कैबेज, ये सौवी कैबेज, इस तरीके का। तो ये सारे कैबेज का ही वेराइटीज़ है। फिर बीट है, बीट शुगर बीट टेबल बीट होती है, ये बीट का आप वेराइटीज़ यहाँ पे देख सकते हो। ये शायद हिंदी में इसे शकरकंदी में भी कहते हैं, मुझे उतना आइडिया नहीं है। फिर ओट है जो कि सीरियल में ही आती है आजकल, ये फोडर है, यूज फॉर फोडर एंड ह्यूमन कंजप्शन के लिए। फिर लेंट्यूस है, ये कॉमन लीफी वेजिटेबल होती है, सैलेड के लिए यूज़ की जाती है। तो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस में ज़्यादा यहाँ नहीं बता रहा, बस फिर भी एक बार मैं रीड कर देता हूँ कि डोमेस्टिकेटेड एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स इन ए रीजन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद ancient civilizations such as Greeks and Romans. Their society contributes significantly to the selection, improvement, and spread of cultivated plant as well as development of advanced agriculture practices. तो ये कुछ रोमन वगैरह एंड ग्रीक वगैरह थे, तो इनका जो था वो काफ़ी टाइम से एग्रीकल्चर वगैरह करते आ रहे हैं, एंड ह्यूमन सेटलमेंट भी इस रीजन में काफ़ी अच्छी खासी मिलती है, काफ़ी टाइम से मिलती है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन एंड इंपॉर्टेंस तो मेडिटेरियन जो है वो सेंटर कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रेटली ग्लोबल वेजिटेबल डाइवर्सिटी एंड डाइटरी पैटर्न को। नाउ आपके सिक्स्थ है एब्सिसियन या यूथोपियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। यहाँ की बात करें तो यूथोपिया एंड एरिटेरिया जो है उसमें अगर डाइवर्स टोपोग्राफी एंड इंक्लूडिंग हाईलैंड एंड सेमी एरिएड रीजन मिलते हैं यहाँ पे।
माइनर बट हाईली डिस्टिंक्ट सेंटर ऑफ क्रॉप ओरिजिन यहाँ पे मिलेंगे। इंडिजिनियस अफ्रीकन क्रॉप्स जैसे सोरगा, मिलेट एंड यम मिलते हैं। आपके क्लाइमेट फीचर की बात करें तो सेमी एरिड रीजन है, सब ह्यूमिड क्लाइमेट एंड मेजर क्रॉप्स इसमें सोरगम है। सोरगम बोले तो स्टेपल ड्राउट रेजिस्टेंस, ये आपके सीरियल होते हैं, ये आपके सोरगम है। देन टिफ है, ट्रेडिशनल इथोपियन ग्रेन होती है। कॉफ़ी, कॉटन एंड ओकरा। ओकरा मीन्स की भिंडी। कई लोगों को भिंडी पसंद नहीं होगी बट मुझे पसंद है। तो ये काफ़ी ग्रो की जाती है इस रीजन में, वाइडली यूज्ड वेजिटेबल क्रॉप है। ये अपना इंडिया में भी काफ़ी कंज्यूम किया जाता है, मतलब मे भी कई लोगों को पसंद हो, कई लोगों को ना भी पसंद हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉप्स की बात करें तो हाई ड्राउट रेजिस्टेंस, यानी जितने भी सेमी एरिड रीजन है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे लो रेनफॉल होगी, तो जो प्लांट्स है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं टॉलरेंट होंगे ही, उस काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में अडेप्टेशन शो करेंगे। Adapted to nutrient poor soils and variable rainfall, poses a rich genetic variability, uses a crop improvement. एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो सोर्स ऑफ इंपॉर्टेंट फूड, फाइबर एंड बेवरेजेस क्रॉप प्ले करती है क्रूशियल रोल इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। नाउ ये लास्ट आपका आते हैं साउथ मैक्सिकन, सेंट्रल अमेरिकन, मीजो अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो ये आपके, हालांकि इसके बाद भी एक शायद मिलेगा साउथ एंड नॉर्थ में भी। एक सेकेंड में कंफर्म कर लेता हूँ। ओके, साउथ अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन, ये मैक्सिकन यानी सदर्न पार्ट का ही बात कर रहा है, यानी साथ ही सेंटर ऑफ ओरिजिन है। तो इसमें मैक्सिको वाला पार्ट आ गया, गुटेमाला एंड होंडुरस, ये कुछ का वहाँ के स्टेट्स होंगे एंड कैरेक्टराइज बाय ट्रॉपिकल। यहाँ पे मैं प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पाया तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि उनकी स्टेट के नाम है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ पे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ इकोसिस्टम, ये तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि जो यूएसए है उन्होंने काफ़ी अपनी जो प्लांट कल्चर है वो काफ़ी आर्टिफिशियली भी ग्रो कराते हैं एंड मेनली वो हाइब्रिड वाले ही। तो ओरिजिनल वाले तो ऑलमोस्ट लॉस कर दिए हैं। ओरिजिनल वाले आपको इंडिया, चाइना इसी रीजन में मिलेंगे। टाइम ऑफ जो अभी भी ये सब ट्रेडिशनल जो प्लांट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा है। टाइम ऑफ ओरिजिन क्रॉप डोमेस्टिकेटेड इन दिस सेंटर डेट्स बैक अप्रोक्सीमेटली, अगर हम बात करें 5000 to 4000 BP, associated early agriculture civilization of the new world, significance recognition as a major new world center of origin and crucial होती है डेवलपमेंट ऑफ स्टेपल्स क्रॉप्स एंड सपोर्ट लार्ज पॉपुलेशन। मेजर जो यहाँ पे क्रॉप्स ओरिजिनेट होते हैं वो आपके मेज, कॉमन बीन या स्क्विस, ये सब पंपकिन वगैरह आपने देखा होगा। टोमेटो एंड कॉटन। कॉटन सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें अमेरिकन कॉटन ही जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हो जो फाइबर्स में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल फाइबर्स में वो होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉप, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज एंड स्पेशली मेज एंड बीन्स। उनके जो मेज़ वगैरह है ना, वो ट्राई कर रहे हैं इंडिया में भी बेचने की। जो आप स्वीट कॉर्न देखते हो वो क्या है, एक एग्जॉटिक ही तो है मेज़, मतलब बाहर का ही जो मेज़ है। अडेप्टेड टू वार्म क्लाइमेट एंड सीजनल रेनफॉल होती है एंड शो करते हैं सिग्निफिकेंट जेनेटिक डाइवर्सिटी यूजफुल फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, अमेरिकन एग्रीकल्चर मीज बीन स्क्वेज सिस्टम ही है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड डाइवर्सिटी, ये कुछ वहाँ पे एंशियंट डीएनए शेड्स न्यू लाइट ऑन कॉर्न डोमेस्टिकेशन। मॉडर्न कलरफुल मेज वेराइटीज, तो जो भी यहाँ पे अगर आप देखोगे बायो इंजीनियरिंग की यूज़ करके प्लांट के ये को मॉडिफाइड कर दिया गया। तो इंडिया में काफ़ी ऐसे प्लांट जो है ना वो बैंड है ऑलरेडी, क्योंकि ये जो प्लांट अगर एक बार आपने इंट्रोड्यूस कर दिया मान लो, तो यहाँ के जो नेटिव स्पीसीज है ना उन पे डोमिनेट कर जाती है ये सब प्लांट, इसलिए हर ये को अप्रूवल नहीं मिली है। साउथ अमेरिका एंड एडिनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, तो इसके पेरू, मतलब साउथ अमेरिका का ही पार्ट आ गया, पेरू, बोलिविया एंड यूकाडार। समटाइम्स इंक्लूड्स एमोजोनियन एंड चिलेनियन सब सेंटर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ये यहाँ पे बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला वाले पार्ट आ जाती है एंड इसमें भी अप्रोक्सीमेटली आपके सेम ही ईयर बैक मिलते हैं, एसोसिएटेड विद एंशिएंट एडिनियन सिविलाइजेशन एंड सिग्निफिकेंट न्यू वर्ल्ड सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड
रूट ट्यूबर एंड सीडो सीरियल्स क्रॉप्स वगैरह मिलते हैं, पोटैटो एंड क्यूनोनो। क्यूनोनो बेसिकली न्यूट्रिएंट रिच सीडो सीरियल्स होती है, ये आपका क्यू क्यूनो, ओके। ये उनके बेसिकली सीड्स हैं, कलरफुल आप देख रहे हो, उनके सीरियल्स हैं। पीनट आ गए आपके। फिर कसावा, कसावा बेसिकली आपके रूट ट्रॉपिकल रूट क्रॉप होती है, ये कसावा है। फिर स्वीट पोटैटो, ये आपका शकरकंद हो गया, ये तो हम इंडियंस भी कंज्यूम करते हैं। एंड काफ़ी सारे आपने के ड्रामास वगैरह देखे होंगे, तो काफ़ी सारे वहाँ पे इंडिया में तो काफ़ी कम कह सकते हैं कि स्वीट को मतलब स्वीट पोटैटो जो है वो आपको रोड पे बिकते हुए मिल जाएंगे, बट जो कोल्डर रीजन होते हैं वहाँ पे मिलती है ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली। शॉप्स पे छोटे छोटे ठेले होते हैं स्ट्रीट वाले, जैसे यहाँ कॉर्न मिलते हैं ना, तो उसी तरीके से अभी स्वीट पोटैटो वहाँ पे मिलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉप्स की बात करें, हाई एल्टीट्यूड पुअर सॉइल्स, हार्श क्लाइमेट कंडीशन, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड एग्जिबिट जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड वैल्यूएबल फॉर क्रॉप ब्रीडिंग। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस की बात करें, प्रोवाइड कराती है इसेंशियल फूड सिक्योरिटी क्रॉप्स ग्लोबली, पोटैटो एंड कसावा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड ऑयल्स की होती है, कंट्रीब्यूट करती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड मार्जिनल इन्वायरमेंट को। तो ये जो सेंटर है यहाँ पे कौन कौन से आपके फ्रूट्स क्रॉप सीरियल्स वगैरह है ये यहाँ पे दी गई है। बाकी अब हम मूव करते हैं आपके 1940 वर्जन में, वॉवेरो ने बता दिया कि टोटल 7 सेंटर ऑफ ऑरिजिन है। इसके अलावा उन्होंने समटाइम्स मर्ज भी किया था, सेंटर ऑफ टू ए इंडिया एंड इंडो मलेशिया को मर्ज करके एक ही सेंटर बताया था इन्होंने। फिर इनकी इंपॉर्टेंस है, ओरिजिन ऑफ रेफरेंसेस ऑफ वोविलो वर्क। तो वोविलो जो वर्क है वो क्रूशियल रोल प्ले करती है आपकी एग्रीकल्चर ह्यूमंस इवोल्यूशन में, एग्रीकल्चर इवोल्यूशन एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन में। सेंटर एक्ट है जेनेटिक जीन पूल की तरह काम करती है। ऑफ कोर्स इतना सारे वो सीड्स को कलेक्ट करके वो ले गए, तो एक अच्छा खासा उनके पास जीन पूल है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इन दिस रीजन हेल्प टू improve क्रॉप रेजिलियंस एंड अगेंस्ट डिजीज बेस्ड एंड environmental stresses। इकोनॉमिकली क्रूशियल होती है, दिस सेंटर्स एक्सप्लेन द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। एक्सप्लेन करती है आपके नियर ईस्टर्न यूनिट कंट्रीब्यूट टू स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर इनटू यूरोप एंड एशिया। Similar new center of contributed significantly to global diet after the Columbia Exchange and form करती है conservation perspective। वो भी लोग emphasize करते हैं important in situ preservation of this biodiversity rich region को। He warned अबाउट जेनेटिक इरोजन, जैसे इन्होंने ऑलरेडी वार्निंग दे रखी है कि जो मॉडर्न टूल्स वगैरह आ रहे हैं तो उससे ट्रेडिशनल जो क्रॉप वेराइटीज़ है वो लूज़ हो रही है। हिज वर्क इंस्पायर्ड ग्लोबली। तो सिग्निफिकेंटली वोविलो वर्क आपके लिंक्ड करती है डार्विनियन इवोल्यूशन विद मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ह्यूमन सिलेक्शन इन एग्रीकल्चर वर्क करती है सिमिलरली टू नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस। तो मेंडल ने भी यही किया था, उन्होंने स्वीट पी का ही कैरेक्टर सेलेक्ट किया था, देन मल्टीपल उन्होंने ब्रीडिंग कराई थी मल्टीपल जनरेशन तक। फिर सुपीरियर कैरेक्टर टॉल ड्रॉफ ऐसा देखा था उन्होंने। मॉडर्न पर्सपेक्टिव एंड इम्प्लीकेशन, ये आप खुद यहाँ पे एक बार रीड कर लेना कि मॉडर्न पर्सपेक्टिव में ऑफकोर्स रिसर्च में काम आएंगे, डीएनए एनालिसिस में काम आती है आपकी। सेंटर ऑफ ओरिजिन हैव बीन प्रपोज इंक्लूडिंग न्यू गुनिया हाईलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंजेस सीरियस थ्रेट वगैरह। सेंटर ऑफ ओरिजिन अगर लॉस कर देती है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में, तो हमारे पास ऑलरेडी हमने प्रिजर्व करके रखा है। Urgent need of conservation of the biodiversity region and Volvo legacy continues to influence modern sustainable agriculture. His concept center of origin helps करती है आपकी बायो प्रोस्पेक्टिंग फॉर यूजफुल ट्रेट इन क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल आपके ड्रॉट टॉलरेंट और सॉर्गम आ गया। फिर सिमिलरली पेस्ट आपके रेजिस्टेंस वगैरह। तो इसके साथ ही आपका ये यूनिट है, यूनिट 1 जो है वो खत्म होती है। एंड यहाँ पे बेसिकली आपकी क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने सारे मेंशन कर दिए। ये देखो पोटैटो को इन्होंने क्या कर दिया, इतने सारे कलरफुल। बायो इंजीनियरिंग यही यही कहा जाता है ना कि हर चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती। कॉर्न के साथ ही ये देखो इन्होंने क्या कर रखा है, यूएसए, ये सारे यूएसए वाले हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इन्होंने कुछ भी बना दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अब हम जल्दी मूव करते हैं आपके यूनिट 2 पे। तो अब हम डिस्कस करते हैं आपके यूनिट 2, जो कि यूनिट 2 में आपके सीरियल एंड मिलेट्स के बारे में पढ़ने हैं।
तो मेनली आपके मिलेट्स में वीट, राइस, मेज़, पर्ल मिलेट, सोरगम, फिंगर मिलेट एंड कोडो यानी राय, बाजरा, रागी, ये सब आपने सुना होगा। तो वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वीट, राइस, मेज़, ओरिजिन, डिस्क्रिप्शन एंड पार्ट यूज्ड, इसके एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर मिलेट में पर्ल मिलेट, सोरगम, कोडो एंड फिंगर मिलेट के बारे में इन डिटेल पढ़नी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सीरियल मिलेट्स जो होते हैं स्टेपल फूड होते हैं बिलोंगिंग टू ग्रास फैमिली पोएसी एंड दे प्रोवाइड अ प्राइमरी source of carbohydrate and proteins other nutrient for a large portion of the global population। the part used basically यहाँ पे grains यूज होते हैं जिसे हम कैरियोप्सिस कहते हैं, which consist of endosperm, starchy storage tissue, germ, embryo and bran जो कि outer layer होती है, rich in fiber and nutrient होती है। wheat, सबसे पहले wheat का हम डिस्कस करेंगे। तो ओरिजिन वीट ओरिजिनेटेड इन फर्टाइल क्रिसेंट रीजन यानी मिडिल ईस्ट में हुआ था, टर्की, सीरिया, इराक वगैरह में अराउंड 10,000 टू 12,000 ईयर अगो ड्यूरिंग जब नियोलिथिकल पीरियड में। यूज जो पार्ट होती है वो ग्रेन होती है, ड्राई इन अ ड्राई वन सीडेड फ्रूट होती है, विच इज़ अ हार्ड आउटर ब्रेन लेयर होती है, एलियोरोन रिच इन प्रोटीन एंड स्टार्ची इंडोस्पर्म होती है। The plant is an annual grass with a tile narrow leaf and terminal spike inflorescence belonging to spikelets। तो स्ट्रक्चर मेनली आती है ये व्हीट ग्रेन्स का, आपके प्रैक्टिकल वाले भी पार्ट में है, तो इस तरीके का आप स्ट्रक्चर बना सकते हो जहाँ पे ये ब्रश है, देन इंडोस्पर्म है, ये आपकी सीड कोट है एंड ये एलियोडोम लेयर है, कॉटलीडन है, बर्ड है एंड पेडिकल रेडिकल। ओके, तो ये डायग्राम बेसिकली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स ये 35% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को फीड कर रही है, सर्व कर रही है। Processed into a flavor of for bread, pasta, noodle, chapati and baked goods, it's contribute to significant to global food security trade। एंड तो यूरोप वाले तो ब्रेड ही खाते, वो तो चपाती खाते नहीं हैं, तो हम लोग खाते हैं इंडियंस। नाउ राइस की बात करते हैं, तो राइस भी आपके मेनली राइस जो इंडिया चाइना में ही हुई है एंड डोमेस्टिकेटेड डेटिंग बैक अप्रोक्सीमेटली 8 to 9,000। इट लेटर स्प्रेड आपके साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में लेटर स्प्रेड हो गए थे। इसके भी जो मेन पार्ट यूज होते हैं वो ग्रेन इज कैरियोप्सिस इनक्लोज इन हल लेमन पेलियाई एंड प्लांट इज एन एनुअल सेमी एक्वेटिक ग्रास होती है। यानी अगर आपने अगर राइस का प्लांट देखा होगा तो उसको काफ़ी पानी चाहिए होता है, तो ये वैसे रीजन में ज़्यादा होती है जहाँ पे मतलब वाटर अवेलेबिलिटी हो। धान की खेती अगर आपने देखी हो तो ये काफ़ी सिंपल सी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है जो यूनिट 2 है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो राइस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड फॉर ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में देखो राइस कितनी कंज्यूम की जाती है, पर्टिकुलरली एशिया, इंडिया, चाइना, कोरिया, हर जगह मतलब जो भी एशिया में है। मेन सोर्स ऑफ कैलोरीज एंड कंज्यूम्ड एज अ पॉलिश्ड राइस पर बॉइल्ड राइस और प्रोडक्ट्स लाइक आपके राइस फ्लेवर या नूडल्स। चाइना में बात करें तो चाइना के लोग नूडल्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वो बेसिकली आपके राइस नूडल्स भी होते हैं। फिर आपके सिमिलरली कोरिया, बट इंडिया में क्या है कि ये इंडिया में इतने प्रोडक्ट्स बनाते नहीं है इतने, इंडिया में डायरेक्टली वो जस्ट चावल, पॉलिश्ड चावल होते हैं एंड देन फिर उसे कंज्यूम करते हैं। इट सपोर्ट्स, फिर भी मैं एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया में काफ़ी प्रोडक्ट्स होने चाहिए राइस बेस्ड। हालांकि लोग अगर 40 रुपये 50 रुपये केजी राइस मिल जा रही है, अगर वही प्रोडक्ट अगर मान लो उन्होंने बनाया, प्रोसेसिंग किया, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छी वैरायटी की राइस भी मिल जाती है, ये भी एक रीज़न है यहाँ पे। एंड स्टार्टिंग से खाते आए हैं तो लोग अपने जो फूड हैबिट है उससे भी अभी के टाइम पे थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं, बट स्टिल काफ़ी टाइम लगेंगे। It supports livelihood in rice growing region and vital for food security in humid tropical areas and maize या मेज वगैरह आ गया। ये आपके मैक्सिको वाले पार्ट में होते हैं, डोमेस्टिकेटेड फॉर्म में। टियोस्टाइन एंड अराउंड 900 ईयर्स वो पार्ट यूज होते हैं। ग्रेन कर्नल लार्ज क्रप्सिस अटैच टू कॉप विथ हल एंड इंडोस्पर्म जंस होते हैं। सो ये आपके कॉर्न है एंड ये बेसिकली कर्नल यूज होती है, आपकी सीड आप कर सकते हो। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट काफ़ी है बेसिकली। अगर कॉर्न की हम बात करें, एक तो ह्यूमन फूड के तौर पे एनिमल फीड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में बेसिकली इथेनॉल वगैरह बनाने के लिए काफ़ी यूज़ होती है, बायो फ्यूल्स वगैरह के लिए जो कि व्हीकल्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। अमेरिकन, चाइना एंड अफ्रीका, मेनली ये अमेरिका, जो अमेरिकन कॉर्न है ना वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट कर रही है। और वो कह भी रहा है अमेरिका कि आप मेरी कॉर्न खरीदो जो भी आप बायो फ्यूल वगैरह बना रहे हो उसके लिए।
मेजर एंड माइनर मिलेट्स में आ गए तो ये कुछ मेजर जैसे पर्ल मिलेट हो गया, सोगम हो गया, लिटिल प्रोसो मिलेट वगैरह हो गया, फिंगर मिलेट, ये रागी आपका हो गया। देन ये बेसिकली जो सोरगम जो है ना वो हम ज्वार को कहते हैं, ज्वार। पर्ल मीटर बाजरा को कहते हैं। एंड इसी तरीके से कुछ है इसके, एंड इसे सुपर फूड भी कहते हैं बेसिकली कई लोग, क्योंकि ये हाई प्रोटीनियस होती है, रिच इन प्रोटीन। तो ये सोरगम प्लांट है। ये ट्रॉपिकल ईस्टर्न अफ्रीका, बेसिकली ये ड्राइड रीजन वाले प्लांट हैं, एंड जहाँ पे लो रेनफॉल हो। फिंगर मिलेट आ गया। फिंगर मिलेट हम रागी को कहते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस स्टेपल अफ्रीका इंडिया, रागी की रोटी लोग खाते हैं मेनली, पर यहाँ पे कोई ओकेशन पे ही खाते हैं, हर टाइम नहीं खाते हैं क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली भी आती है। 800 रुपये ऐसा कुछ केजी आपके रागी के जो आटे आते हैं वो। फिर आपके कोडो मिलेट आ गए जो कि माइनर मिलेट। जबकि नॉर्मल अगर आप वीट से कंपेयर करो तो वीट कितना, 35 रुपये किलो, 35 रुपीज़ 40। अच्छा मतलब 40 आशीर्वाद वगैरह के देखो 45 रुपीज़ के जी, बट ये 800 रुपये के जी मिल रही है आपकी, यानी 80 रुपये का 100 ग्राम। समझो डबल रेट सीधा, मतलब जहाँ उसके हाफ रेट में 1 के जी आ जा रही है वहाँ पे ये डबल रेट में। तो ये मिलेट्स हो गए, जो कि मिलेट्स गेनिंग है रीन्यूड इंपॉर्टेंट ड्यू टू द ईयर सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट है, कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड हेल्थ इन फेस ऑफ क्लाइमेट। बट सबसे ज़्यादा जो सीरियल्स में अगर बात करें तो वीट है, वीट कंज्यूम की जाती है। तो इसके साथ ही आपका यूनिट 2 जो है वो ख़त्म होता है। यूनिट 2 काफ़ी छोटी सी यूनिट है। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Once again, welcome back to my channel. My name is Rahul and you're watching Bihar Today. So in this video, we are going to discuss semester 6 botany theory paper, and botany theory paper का आपका सिलेबस इकोनॉमिक बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये बेसिकली बीएससी लाइसेंस सेमेस्टर 6 में इस बार आपको मिला है सिलेबस। एंड अगर हम बात करें टोटल यूनिट्स की तो ऑलरेडी मैंने यूनिट 1 यूनिट 2 पे वीडियो अपलोड कर दिया, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एंड यूनिट 3 जो है, यूनिट 3 पल्स क्रॉप्स एंड स्पाइसेस, बेवरेजेस, ऑयल फैट्स एंड फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, यानी यूनिट 3 से लेकर यूनिट 7 तक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड रिमेनिंग आपका यूनिट 8 एंड 9 रहता है, जो कि जस्ट एग्जाम से पहले मैं आपको अपलोड कर दूंगा। एंड सिमिलरली वन शॉट वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा उसी टाइम। सो स्टार्ट करते हैं। यानी ऑलमोस्ट आपका मैंने 80% ऑफ सिलेबस खत्म कर दिया है। आप सिमिलरली पूरा कंप्लीट नोट्स मेरे से ले सकते हैं। यूनिट 9 तक मेरे पास नोट्स हैं। एंड बस ये जो यूनिट 2 है उसकी वीडियो थोड़ा सा मैं लेट बनाऊंगा, क्योंकि सिमिलरली मैंने अदर सेमेस्टर के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये लेट हो सकती है। बाकी आप नोट्स पूरा कंप्लीट ले सकते हो मेरे से बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए। एंड जो भी इसके प्राइजेज है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। एंड ये आपको सेमेस्टर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। मेरी नोट्स जो है वो बिल्कुल टू द पॉइंट होती है, एग्जाम ओरिएंटेड होती है। बस आपको चीज़ें याद करनी है, और बाकी मैं हर वीडियो में आपको अपना नोट्स भी समझाते चलता हूँ, ताकि आपको नोट्स लेने के बाद आप जब एक बार रीड आउट करोगे तो आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। आपके यूनिट 3 जो है वो पल्स क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस विद स्पेशल रेफरेंसेस ऑफ चिकपी एंड पिगन पी के बारे में इन डिटेल हम जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जनरल अकाउंट ऑफ पल्स क्रॉप्स। पल्स क्रॉप्स मीन्स के जो दाल वाले क्रॉप्स होते हैं उसे हम कहते हैं। सो पल्स क्रॉप आर एडेबल ड्राई सीड्स ऑफ लेगुमिनेसी प्लांट, यूज एज अ फूड ग्रेन्स की तरह यूज़ करते हैं। दे बिलोंग टू फेबेसी फैमिली, लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये कुछ फेबेसी फैमिली के हैं। एंड फेबेसी इज द थर्ड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें आपको 751 जेंडर मिलती है अराउंड, यानी 19,000 स्पीसीज आपको मिलती है पल्सेस के। पल्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स एंड फॉरेज क्रॉप्स। फॉरेज क्रॉप बिकॉज दे आर यूज एज अ ड्राई ग्रेन। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज 11 मेजर पल्स ग्रुप्स को ये रिकॉग्नाइज करती है, जिसमें से मेजर पल्स ग्रुप्स इंक्लूड ड्राई बीन पी हो गया, चिक पी हो गया, लेंटिल्स हो गया, पिगन पी हो गया। अगर हम कुछ बात करें जैसे फैक्ट्स की, कि अराउंड अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के डाटा देखें तो इंडिया में आपके 70 मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड का 75% सिर्फ अकेला इंडिया में पल्सेस ग्रो होते हैं। एंड
ये कुछ पल्सेस यहाँ पे दिए गए हैं, बट जो आपके सिलेबस में हम सिर्फ वही पल्स पढ़ेंगे, जैसे चिकपी एंड पीगन पी, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। बॉटनिकली पल्सेस प्रोड्यूस ए ड्राई फ्रूट कॉल्ड पोड एंड पोड स्प्लिट इनटू ओपन अलोंग टू सीम्स डेhiscence पल्सेस शो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जितने भी पल्सेस प्लांट है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी उसके रूट में नोड्यूल्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। तो कहीं ना कहीं अगर पल्स के हम क्रॉप लगाते हैं तो हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी नेचुरली इंक्रीज होती है। डियर रूट कंटेन नोड्यूल विद राइजोबियम बैक्टीरिया, ओके, इनके जो रूट होते हैं इनके नोड्यूल में मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेरिक N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। दिस प्रोसेस इनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन आफ्टर ए प्लांट डिकम्पोजिशन। पल्सेस हेल्प टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बाई रिड्यूसिंग अ नीड फॉर ए केमिकल फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर केमिकल डिपेंडेंसी यहाँ पे कम हो रही है आपकी। So rhizobium pulse crops show different growth habitats such as annuals and short duration perennials. They are cultivated all over the world. They are mainly grow in a tropical subtropical. मैंने ऑलरेडी ट्रॉपिकल सबट्रॉपिकल मीन्स बताया था कि ट्रॉपिकल जो इक्वेटर के पास के रीजन है उसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, जहाँ पर आपको टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई मिलती है। बाकी सब ट्रॉपिकल में आपको सीजनल वेदर सीजनल चेंजेस देखने को मिलती है, टेम्परेचर भी कंपेरेटिवली लो रहती है, आपकी इक्वेटर से थोड़ा फार होगा। इंपॉर्टेंट रीजन इंक्लूड आपके एशिया, अफ्रीका एंड द अमेरिका, ये इंक्लूड होती है, ये एरिया में पल्सेस होती हैं। पल्सेस आर पल्स क्रॉप जो है वो हेल्प करती है आपकी, इंप्रूव करती है सॉइल स्ट्रक्चर को। दिस सप्रेसेस वीड्स व्हेन अ ग्रो इन ए इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन सिस्टम। तो अगर दो मेन, जब हम इंडिया की बात करें तो दो मेन क्रॉप यहाँ पे होते हैं, मतलब राइस एंड वीट। तो इनके बीच में जो टाइम गैप मिलती है हम उसमें पल्स वगैरह लगा सकते हैं। एंड इसके लगाने के एक और फ़ायदे हैं कि ये सप्रेस करती है वीड्स को। अगर हम खेतों को, फील्ड को वैसे ही छोड़ देंगे तो इस तरीके से वीड्स जो है वो ग्रो कर जाती है, बट अगर हम पल्स लगा देते हैं तो वीड्स वगैरह ग्रो नहीं करते हैं। दे हेल्प इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चरल फील्ड। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ पल्सेस क्रॉप की बात करते हैं तो पल्सेस आर इंपॉर्टेंट इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की बात करें तो 20 to 25% इन ड्राई सीड्स होती है, डाइटरी फाइबर है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है एंड रेजिस्टेंट स्टार्च, विटामिन में फोलेट एंड थायमिन मिलती है, मिनरल में आयरन, जिंक एंड मैग्नीज मिलती है। सो ये कुछ आपके बेनिफिट्स हो गए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट हो गए क्रॉप के। पल्सेस कॉम्प्लीमेंट सीरस बेस्ड डाइट बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल अमीनो एसिड। दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स होती है आपकी प्लांट बेस्ड प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन एंड जो वेगन डाइट वगैरह लेते हैं। पल्सेस सिमिलरली आपके एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग के लिए। ये सब चीज़ों करने के लिए आपके कहीं ना कहीं मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। देन अगर इंडिया की बात करें तो पल्सेस प्रोडक्शन हैज़ बीन राइजिंग इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर्स में पल्सेस का जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। एंड इंडिया के ये जो मेन रीज़न यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, पल्स एक ऐसा है कि ये सेमी ड्राई रीजन में भी आपकी ग्रो कर जाती है। इन इंडिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका पल्स का, 25% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन करती है। लार्जेस्ट कंज्यूमर विद 27% ऑफ ग्लोबल, यानी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी यही करती है और कंज्यूमर भी यही है, क्योंकि यहाँ पर हर घर में एकदम दाल तो कंपलसरी है कि वो बनता ही बनता होगा। मतलब आपके मील में चाहे वो 2 दिन पे बने, 3 दिन पे बने, लेकिन दाल मतलब एक कॉमन सी ये है कि आपके डाइट में होगा ही होगा। देन लार्जेस्ट इंपोर्टर अकॉर्डिंग टू 40% ऑफ ग्लोबल ट्रेड ऑफ पल्सेस, तो इंपोर्ट भी करती है लार्जेस्ट, जिसमें ग्राम आपके 41% हो गया, टर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, ये मेजर पल्सेस हो गए आपके इंडिया में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका आर द टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है आपका पल्सेस का। टेम्परेचर की बात करें तो बिटवीन आपके 20 to 27%। रेनफॉल जो है वो कम भी होगा, यानी 25 to 60 सेंटीमीटर भी होगा तो भी चल जाएगा। इसके लिए सॉइल जो चाहिए वो सैंडी लोमी सॉइल में भी चल जाएगा, ये पल्सेस ग्रो कर जाती है। दे कंट्रीब्यूट टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, जैसे पल्स, फ्लेवर, स्नैक्स, एनिमल फीड। पल्सेस प्रमोट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि पल्सेस आप जानते हो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होती है राइजोबियम, जो कि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ा रही है। क्रॉप रोटेशन, 2 क्रॉप्स के बीच में लगा रहे हैं, टाइम पीरियड भी ये कम लेती है ग्रो करने में। कैन फिक्स द नाइट्रोजन अबाउट 90 kg पर हेक्टेयर इन सम स्पीसीज एंड पल्सेस ग्रो वेल इन रेनफेड एंड मार्जिनल फीड। रेनफेड मीन्स कि जहाँ पे बारिश जो है वो कम होती हो, एंड मार्जिनल लैंड जो कि पुअर सॉइल क्वालिटी वाले या लो प्रोडक्टिव वाले एग्रीकल्चर फील्ड में भी ये ग्रो कर जाती है। दे सपोर्ट स्मॉल होल्डर फार्मर्स बाय इंप्रूविंग रेजिलियंस। एक तो पल्सेस जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि महंगी भी बिकती है कंपेयर टू आपके राइस एंड वीट, तो ये कहीं ना कहीं जो स्मॉल फार्मर्स है उनको काफ़ी फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है। रेजिलियंस, द एबिलिटी टू विद स्टैंड, अडेप्ट एंड रिकवर द फ्रॉम द स्ट्रेस और एडवर्स कंडीशन। यूनाइटेड स्टेट डिक्लेयर किया था 2016 एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पल्स टू हाईलाइट देयर इंपॉर्टेंस।
नाउ आपके सिलेबस में पढ़ना है, ये तो हमने कॉमन कॉमन जनरल एंड इकोनॉमिक बात की। अब हम मेन ये पे आते हैं, चिकपी किकर एरिटीनम। ये बेसिकली आपके प्रैक्टिकल में भी पढ़ना है। एंड इसके क्लासिफिकेशन है किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट होती है, डाइकोटिलीडन या दो कोटिलीडन वाले। एंड फैमिली फेवेसी, जीनस कीकर एंड कीकर एरिटीनम आपके स्पीसीज हो गया। तो चिक पीज एनुअल लेग्यूम है, बिलोंगिंग टू आपके फेवेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ये कुछ आपके मॉर्फोलॉजिकल फीचर दिए गए हैं, जैसे कि प्लांट ग्रो अबाउट 20 to 50 सेंटीमीटर टॉल, लीफ जो है वो पिन्नेट एंड फेदरी होती है, फ्लावर और स्मॉल रेंज एंड वाइट टू पिंक इन कलर होती है। प्रोड्यूस शॉर्ट पोड्स कंटेनिंग, एक से तीन आपके सीड्स मिलेंगे हर पोड में। टू मेन टाइप ऑफ चिक मिलती है। अगर चिक हम बात करें, चिक को हिंदी में हम चना कहते हैं, चना या मतलब चना ही कहते हैं मेनली। तो ये दो टाइप के आपके चिकपी मिलते हैं, जिसमें एक देसी टाइप होती है, एक काबुली टाइप होती है। देसी टाइप बेसिकली बेसन वगैरह में यूज़ होते हैं, या फिर आपने ट्रेन वगैरह में भी देखा होगा कि काफ़ी बिकते हैं देसी चने। फिर काबुली ये छोले वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं। एंड ये थोड़ा सा बड़े होते हैं साइज में, व्हाइट कलर के, लार्ज स्मूथ टैन सीड होते हैं, कॉमन इन है मेडिटेरियन रीजन में। ये आपके देसी चना हो गया एंड ये काबुली चिकपी हो गया। देसी चना कहीं तीन वैरायटी होती है, जैसे ये हम ज़्यादातर ये देखते हैं मार्केट में, लेकिन इसके अलावा भी ग्रीन देसी एंड ब्लैक देसी भी आपको मिलती है। तो यहाँ पे एक फैक्ट्स है कि इनके जो सीड्स है वो लुक लाइक ए रैम सेड, यानी ये शीप की तरह, शीप मेल शीप के हेड की तरह ये दिखती है। द नेम एरिटम रेफर टू रैम सेड शेप। तो ये कई लोगों ने अगर खेतों में से तोड़ के खाया होगा, या मार्केट में भी पूरा होल इसका प्लांट मिलता है, जिसमें कि आपके चिक्पी वाले लगे रहते हैं ग्रीन कलर के। ये आपने ट्रेन में भी कई लोगों ने खाया होगा, या कई लोग अगर जिनके घर में खेती वगैरह होती है तो उन्हें मालूम होगा, ये चने का प्लांट उन्होंने देखा होगा या खेतों में से तोड़ के खाया होगा। मैंने खाया है क्योंकि मेरे घर में काफ़ी सारे फार्मिंग लैंड है, तो वहाँ से। नाउ चिक पोड्स की बात करते हैं, तो ऑरिजिन एंड कल्टीवेशन के बारे में बात की गई है। तो डोमेस्टिकेट हुई थी 10,000 ईयर अगो। ऑरिजिन इन फर्टाइल क्रिसेंट, फर्टाइल क्रिसेंट में आपका ये एरिया आता है, ये एरिया आप देख रहे हो ना, जिसमें सीरिया इराक वगैरह का कुछ इराक वगैरह का पार्ट आता है ये। तो यहाँ पे दो रिवर सपोर्ट करती है, तब ये रिवर काफ़ी मतलब इस एरिया में अच्छी खासी एग्रीकल्चर का ये देती है अपॉर्चुनिटी। अर्लीस्ट एविडेंस फाउंड इन शीरिया अराउंड 8th मिलेनियम BC में मिलती है। इट स्प्रेड टू मेडिटेरियन एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अफ्रीका तक। ये आप देखते हो कि इंडिया में भी काफ़ी ग्रो करती है। इट ग्रो वेल इन सेमी एरिड रीजन में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाती है। एंड टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए फॉर काबुली टाइप। प्रीफर वेल ड्रेन्ड सॉइल, इट इज़ अ ड्रॉट टॉलरेंट होती है। सस्पेक्टेबली टू डिजीज सच एज फुसेरियम विल्ट या एकोकाइटा ब्लाइट। तो ये बेसिकली दोनों फंगस वाले हैं, फंगल डिजीज हैं। अगर ये लग जाते हैं तो ये फुसेरियम विल्ट जो है वो लीफ जो है उसे येलो कर देती है, पीले पीले कर देंगे, एंड विल्टिंग हो जाती है यानी मुरझा जाती है आपकी लीफ। देन एस्कोकाइटा ब्लाइट जो है, ये क्या होता है कि लीफ पे ना ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, जिससे कि ओवरऑल आपकी प्रोडक्टिविटी जो है कम हो जाती है आपकी चिकपी की। मॉडर्न ब्रीडिंग फोकस ऑन डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स पे ये फोकस करती है। प्रोडक्शन एंड ट्रेड की बात करें तो 2023 में ग्लोबल प्रोडक्शन ग्लोबली अगर बात करें तो 16.5 मिलियन टन हुआ था, जिसमें इंडिया अकेला जो है वो 12.3 मिलियन टन। ये डाटा आप याद रखना कि इंडिया जो है वो अकेला 12.3 मिलियन टन, समझ रहे हो, मतलब पूरे वर्ल्ड का 75% प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया ने किया है। अदर मेजर प्रोड्यूसर इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया, टर्की, रशिया, इथोपिया या म्यांमार। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से ही जुड़े हैं। 80% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है यहाँ पे। इंडिया इज़ द लीडिंग कंट्री है इन बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट में, इवन कंज्यूमर में भी, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन अगर है कहीं वर्ल्ड में तो इंडिया में है। न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड यूजेस की बात करते हैं तो कुक्ड कीपी प्रोवाइड कराती है आपकी 16 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम पे। न्यूट्रिशन कंटेंट, प्रोटीन 8.9 ग्राम मिलेगा, फाइबर 7.6 है, फोलेट जो है 43% मिलती है, एंड मैग्नीज 45%। देन कॉमन यूजेस आप चना दाल या बेसन वगैरह में यूज़ करते हैं। बाकी ह्यूमस एक क्रीमी पेस्ट काइंड ऑफ होती है, चिकपी यूज टू डिप एंड स्प्रेड। ये कुछ हमारे तो नहीं है, मतलब विदेशियों की बनाई आप कर सकते हो, जो फॉरेनर्स लोग हैं उनके वो अलग अलग स्नैक्स बना देते हैं इनके। बट इंडियंस जो है वो कंज्यूम करते हैं मेनली रॉ फॉर्म में ही। अगर आपने देखा होगा ट्रेन वगैरह में आपने सफ़र की होगी तो, या स्टेशन वगैरह पे आपको चना काफ़ी इजीली मिल जाता है। जो सोक्ड चिकपी होती है,
तो उसे मिक्स करके देते हैं एंड वो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर बेसन वगैरह के भी यूज़ करते हैं या फिर घर में सब्जियां भी खाते हैं डायरेक्टली, तो मोस्टली रॉ फॉर्म में ही यूज़ हो रही है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की बात करते हैं तो चिकपीस कॉर्न कॉर्नर स्टोन ऑफ फूड सिक्योरिटी इन साउथ एशियन एंड मिडिल ईस्ट, सपोर्टिंग वेजिटेरियन डाइट एंड जनरेटिंग सस्टेनेबल एक्सपोर्ट रेवेन्यू को अच्छा खासा, मतलब ये रेवेन्यू जनरेट करके देती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दाल मिलिंग फ्लोर एंड कैनड प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करती है, वैल्यू एम्प्लॉयमेंट देती है। इट ऑल्सो इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी इन रोटेशन विद द सीरियल्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट, आपके एग्जाम्पल है पिगन पी कजानस कजान। इसके अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो किंगडम प्लांटी में आती है, डिवीजन आपके एंजियोस्पर्म होंगे, क्लास डाइकोटिलीडर। फैमिली फेबेसी ऑर्डर नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, फैमिली लिखना जरूरी है क्योंकि लेग्यूम फैमिली फेबेसी फैमिली में ये आती है। तो ये पीगल की जो है इसे हम अरहर या तूर दाल भी कहते हैं, ये कुछ इस तरीके से। अगर आपने मार्केट में खरीदने जाते होगे तो आपको मालूम होगा एंड इस तरीके का आपको दिखेगा। ये पूरा आपका पोड है एंड बट इसे अगर हम तोड़ देते हैं ना तो पीले पीले कलर का दाल आपको दिखेगा, इस तरीके का अरहर ये पूरा है होल। अगर हम इसको ग्राइंड वगैरह करके तो इस तरीके से ये टूटा हुआ है, तो इसी फॉर्म में हम खरीदते हैं दाल बनाने के लिए। सो पिगन पीज पेरिनियल शर्फ्स होती है, बिलोंगिंग टू फेवेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। बाकी यहाँ पे आप देखोगे कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर लिखे हैं, जैसे यूजुअली ग्रो एज एन एनुअल क्रॉप, प्लांट जो है वो 1 से 4 मीटर टॉल होती है। लीफ ट्राइफोलिएट, यानी आपको इस तरीके से एक ही डंटी में 3 लीफलेट मिलते हैं एंड फ्लावर और ब्राइट येलो कलर, येलो टू रेड कलर होती है। प्रोड्यूस लॉन्ग एंड ट्विस्टेड पोड कंटेनिंग 3 to 8 सीड। तो हर अगर हम पोड में बात करें तो 8 से 10 आपके सीड्स यहाँ पे मिलते हैं इसमें। सीड्स आर यूजुअली रेड और क्रीम इन कलर होते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ इस तरीके या फिर बिल्कुल क्रीमी कलर का आपको दिखेंगे। इट यूजुअली नोन एज अरहर या तूर दाल हम कहते हैं। 25% ऑफ आउट क्रॉसिंग इसके जो इसके प्लांट है ना, वो डिफरेंट जो स्पीसीज वाले हैं उनके साथ भी रिप्रोडक्शन करती हैं। आउट क्रॉसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर द फर्टिलाइजेशन अकर बिटवीन अ डिफरेंट प्लांट rather than the within the same plant. इट फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ऑफ कोर्स जितने भी पल्सेस है मैंने बताया कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखती है। इनके रूट्स में नड्यूल होते हैं जहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करती है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है। नाउ ऑरिजिन एंड कल्टीवेशन। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी एंड काफ़ी आसान तरीके से मेरा नोट्स बनाया रहता है, आप इजीली पढ़ के कवर कर सकते हैं। विद इन 1 डे काफ़ी इनफ होती है पूरा, अगर आपके पास प्रॉपर चीज़ें हों तो। Pigeon is a native to India, is considered its primary center of origin. पिगन पी को बेसिकली इंडिया को ही सेंटर ऑफ ओरिजिन मानते हैं। आर्कोलॉजिकल एविडेंस डाटा बैक मिलती है 2800 BCE। इट लेटर स्प्रेड अफ्रीका तक स्प्रेड हुई थी थ्रू एंशियंट ट्रेड एंड देन अमेरिका। इट इज़ हाईली ड्रॉट रेजिस्टेंस एंड रेनफेड एंड मार्जिनल लैंड में भी इजिली ग्रो कर सकते हैं। रेनफेड मीन्स मैंने बताया कि जहाँ पे रेनफॉल कम हो रही है, मार्जिनल लैंड मीन्स की पुअर क्वालिटी वाली सॉइल है। सो लेस देन 650 mm भी अगर रेनफॉल होती है तो ये ग्रो कर जाएगा। एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज अलाउ मल्टीपल क्रॉपिंग इंक्रीजिंग फार्मर प्रोडक्टिविटी। सो मिनिमल इनपुट एंड सच एज फर्टिलाइजेशन एंड इरिगेशन काफ़ी कम करनी पड़ती है इस तरीके के अगर आप क्रॉप्स लगाते हो तो। प्रोडक्शन एंड ट्रेड्स की बात करते हैं तो ग्लोबल जो प्रोडक्शन है 4.49 मिलियन टन्स ग्रो, इतना मिलियन हेक्टेयर्स में। इंडिया में 63% ऑफ द वर्ल्ड पिगन यहाँ पर ग्रो करती है। ऑल्सो 72% ऑफ टोटल कल्टिवेशन एरिया है। अफ्रीका कंट्रीब्यूट करती है 21% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। एंड मेजर जो अफ्रीकन प्रोड्यूसर है वो तंजानिया, केनिया या मलाविया, ये स्टेट्स हैं वहाँ के। देन क्रॉप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी एंड रूरल इकोनॉमी स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज में। काफ़ी ये बैकबोन है उनके, चाहे फाइनेंशियल हो या बाकी इकोनॉमिकली अच्छा क्रॉप हम मानते हैं। नाउ न्यूट्रिशन वैल्यूज एंड यूजेस की बात करें तो जो ड्राई सीड्स है वो कंटेन करती है 22% ऑफ प्रोटीन, मेकिंग इट फूड प्लांट प्रोटीन सोर्सेज। इट्स रिच इन अमीनो एसिड एंड लाइसिन मिथ्योनिन से रिच होती है। इट ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ डाइटरी आपके फाइबर कंटेन करते हैं। ई मेच्योर पोड्स एंड सीड्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल एंड मेच्योर सीड जो है वो तूर दाल दाल के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। लीफ पोड प्लांट रेसिड्यूज यूज इन ए न्यूट्रिशनल एनिमल यानी फोडर चारे की तरह यूज़ करते हैं हम। इसके अलावा वुडी स्टेम है तो फ्यूल की तरह
हम यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ पिग एंड पी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्या इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। जिससे एम्प्लॉयमेंट वगैरह तो देती है, मल्टी पर्पस क्रॉप है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है स्पेशली रिसोर्सेज एंड पुअर फार्मर्स के लिए। इट प्रोवाइड इनकम थ्रू आपके दाल प्रोसेसिंग हो गया या एक्सपोर्ट मार्केट हो गया। इट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी विद द इंटरक्रॉपिंग सिस्टम विद अदर क्रॉप्स, यानी जो फर्टिलाइजर हम ज़्यादा यूज़ करें बट इस तरीके का अगर हम क्रॉप्स लगाते हैं इन बिटवीन टू मेजर क्रॉप्स के बीच में, तो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज कर रही है। इट सप्लाइज अ फूडर एंड फ्यूल विद रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट बीइंग अ लो इनपुट क्रॉप, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल फॉर स्मॉलर फार्मर्स। तो यहाँ पे काफ़ी लो इनपुट देने की जरूरत है, ना तो आपको ज़्यादा इरिगेशन करने की जरूरत है, ना ही ज़्यादा फर्टिलाइजर देने की जरूरत है। सो हाइब्रिड वेराइटीज एंड इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर इंक्रीजिंग यील्ड एंड फार्मर इनकम को ये बढ़ा रही है। सो पल्सेस क्रॉप और चिकपी पिगन पी आर इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। दे प्रोवाइड हाई क्वालिटी plant protein supporting a human nutrition. They help in nitrogen fixation, improving the soil fertility, and they support economic development and especially developing countries में। Then cultivation helps to achieve a goal: food security, better nutrition, and climate resilience. The pulses crop are essential for modern agriculture. तो इसके साथ ही ये जो यूनिट है आपका खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूनिट, जो कि आपकी यूनिट नंबर 4 है। एंड यूनिट नंबर 4 की बात करें तो अगेन इसमें आपके स्पाइसेस के बारे में इन डिटेल पढ़ना है आपको। ओके, नाउ स्पाइसेस में जनरल अकाउंट एंड पार्ट यूज्ड एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट विद स्पेशल रेफरेंसेस ऑफ कार्डमम, क्लोव, ब्लैक पेपर, यानी इलायची, लौंग एंड काली मिर्च के बारे में हमें इन डिटेल स्पाइसेस में आपको पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं आपके कार्डमम से, एंड ये साइंटिफिक नेम है, खुद प्रोनाउंस कर लेना क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन उतनी अच्छी नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू प्रोनाउंस। वैसे एलेटेरिया कार्डमम, ओके। मे भी आप मेरे से बेटर प्रोनाउंस कर पाओ। सो क्लासिफिकेशन है किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्म। जो क्लास है वो आपके मोनिकोटिलिडन में आती है। फैमिली जिंगब्रेसिस, जिंगी ब्रेसिएसी, ओके। कहीं पे भी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो डोंट माइंड, क्योंकि उतनी मैंने बता दिया कि मे बी आप मेरे से ज़्यादा बेटर प्रोनाउंस कर पाओ साइंटिफिक नेम को। तो जनरल अकाउंट की बात करते हैं तो फैमिली इसमें बिलोंग करती है। नेचर ऑफ प्लांट हर्बेशियस से पेरेनियल प्लांट है, यानी लीव फॉर मेनी ईयर्स एंड डज नॉट फॉर्म है वुडी स्टेम। तो वुडी स्टेम ये फॉर्म नहीं करती है। हाइट की बात करें तो 2 से 4 मीटर जो है वो टॉल होती है, यानी समटाइम्स से 6 मीटर भी जाती है अंडर आइडियल कंडीशन। अंडरग्राउंड स्टेम है, हैज अ फ्लैशी राइबोसोम एंड हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, स्टोरेज ऑफ फूड। लीफ की बात करते हैं, अल्टरनेट होती है, यानी अगर इस तरीके की स्टेम है तो एक लीफ यहाँ, एक लीफ यहाँ, एक लीफ यहाँ, अल्टरनेट। देन शेप जो है लीनियर लेंक्योलेट होती है, लॉन्ग नैरो एंड पॉइंटेड एंड होती है। साइज आपकी 40 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। कलर जो है वो डार्क ग्रीन होती है। फ्लावर वाइट, आपके ग्रीनिश वाइट आपको दिखेंगे। मेकिंग लियस पर्पल वेंस विद पिंकिश लिप, ओके। ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं। दिस अट्रैक्टिव फ्लावर आर इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिनेशन एंड इंसेक्ट। तो फ्रूट टाइप की बात करें तो कैप्सूल होती है, यानी ओबोलोंग एंड 3 साइडेड होती है। येलो, वाइस, ग्रीन एंड 15 to 20 एरोमेटिक सीड्स होती है। पर अगर ये देखो तो डार्क रेडिश ब्राउन टू ब्लैक, हाईली वैल्यूएबल एज अ स्पाइस होती है। इनकी नेटिव अगर हम बात करें तो ये आपके ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, मालाबार रीजन, इंडिया, श्रीलंका एंड पार्ट ऑफ म्यांमार। इंडिया हब है स्पाइसेस का, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रोडक्शन फैक्ट की बात करें तो इंडिया हैज़ अ हिस्टोरिकल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका। नाउ गुटामाला इज द लीडिंग ग्लोबल प्रोड्यूसर है। तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जो फॉरेनर्स होते हैं उनको स्पाइसेस पसंद नहीं होते, तो क्योंकि उनके जगह पे ना उनके रीजन में स्पाइसेस होते ही नहीं, तो पसंद कहाँ से आएंगे उनको। और हमारे रीजन में स्पाइसेस के मतलब कह सकते हो पूरी भंडार है, जहाँ से हम बचपन से ही खाते आ रहे हैं, तो हम उस चीज़ को काफ़ी इंजॉय करते हैं। आ, उस चीज़ को अगर ना मिले तो हमें काफ़ी सादा सादा लगेगा, बट उनके रीजन में नहीं है, तो वो कहते हैं कि इंडियंस जो होते हैं वो काफ़ी तीखी चीज़ें खाते हैं। अरे भाई, हमारी हमारी रीज़न ही ऐसी है जहाँ पर हम इतना रिच हैं स्पाइसेस में। अब तुम्हारे जगह कुछ नहीं होती। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट इतनी अच्छी हमें क्लाइमेट है इंडिया की, इतनी डिफरेंट डिफरेंट आपको ज्योग्राफी यहाँ पे दिखेगी।
कहीं पे ठंड है, कहीं पे एक तरह की वेदर है, कहीं पे पूरा सीजनल है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर ना हर चीज़ें यहाँ पे हैं। प्रीफर शेडेड कंडीशन, ग्रो अंडर अ फॉरेस्ट कैनोपी, रिक्वायर अ हाई रेनफॉल एंड बेस्ट होती है 900 टू 1400 एल्टीट्यूड। नोन एज क्वीन ऑफ स्पीसीज हम स्पाइसेस कहते हैं आपके कार्डमम को, एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं फ्लेवरिंग, मेडिसिन एंड एक्सपोर्ट के लिए। सीड कंटेनर एसेंशियल ऑयल गिव्स अरोमा और टेस्ट देती है। तो इस तरीके का फ्लावर हो गया, कुछ वाइटिश पिंकिश कलर का मैंने बताया था। एंड ये प्लांट है आपका इलायची का। पार्ट जो यूज्ड हम करते हैं वो ड्राइड राइप फ्रूट कैप्सूल करते हैं एंड एरोमेटिक सीड इनसाइड देम, द सीड कंटेन एसेंशियल ऑयल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेवर। इस तरीके का आपने इलायची वगैरह आपने चबाया हो भी होगा नॉर्मली आपने, तो आपने देखा होगा कि कितनी अच्छी एरोमा होती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कार्डमम, तो नोन एज ए क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहते हैं, हैज़ वार्म पंजेंट एंड कंपोर लाइक अरोमा होती है। फिर ऐड करते हैं आपने ये में भी देखा होगा कि टी वगैरह में हम इलायची वगैरह हम कूट कर डालते हैं। इंपॉर्टेंट इन स्पाइस ब्लेंड्स एंड पेस्ट्रीज वगैरह में यूज़ करते हैं। फिर स्वीट्स वगैरह में भी इलायची यूज़ करते हैं हम। मेडिसिन में यूज़ होती है, हेल्प इन डाइजेशन, रिड्यूस करती है आपकी ब्लॉटिंग नोजिया को, एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखती है, एंटी इंफ्लामेटरी एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट दिखाती है। कंटेनर सीनियोल एंड टर्पिनाइल एसीटेट, ये कुछ कंपाउंड है जो मिलती है उसमें। कॉमर्शियल या कॉमर्स की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस में आती है। तो आपने अगर देखा होगा 1 रुपये में एक इलायची आती है, एक छोटा सा। मेजर एक्सपोर्ट क्रॉप है आपका इंडिया, गुटेमाला एंड श्रीलंका। ट्रेड एज अ पोड पाउडर या इसेंशियल ऑयल की तरह हम ट्रेड करते हैं। यूज्ड इन फूड, कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में यूज करते हैं। नाउ नाउ वी हैव क्लोव एंड क्लोव का ये क्लासिफिकेशन है। क्लोव हम बेसिकली लौंग को कहते हैं। एंड किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्म, क्लास जो है वो डाइकॉट में आती है। फैमिली मेड्रेसी एंड जीनस साइजियम, साइजियम। ओके, जनरल अकाउंट की बात करते हैं तो कॉमन नेम मैंने बताया कि लौंग कहते हैं, साइंटिफिक नेम ये रहा क्लोव का, एंड बिलोंग टू मेस्टेरेसी फैमिली। नेचर ऑफ प्लांट, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री होती है जो कि रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पाइस है क्रॉप में। ये कुछ इसके हाइट है, ये आपके क्लॉव है, ग्रो करती है 8 से 10 मीटर टॉल, एंड फॉर्म करती है डेंस क्लोनिकल क्राउन। लीफ जो है वो अरेंज करती है अपोजिटली, सिंपल लीफ होती है। एंड फीचर्स की बात करें तो ग्लैंड डॉटेड एंड कंटेन करती है ऑयल ग्लैंड्स वगैरह, इंपॉर्टेंट। सो फ्लावर्स की बात करते हैं तो टर्मिनल क्लस्टर यहाँ पे अट्रैक्टिव ऑफ ब्रांचेस होती है। एंड फ्लावर बड जो है बिफोर ओपनिंग आर ड्राइड एंड यूज्ड एज अ क्लो। प्रोपोगेशन मेनली बाय सीड्स एंड स्टार्टेड फ्लावरिंग आफ्टर अबाउट 5 years लग जाते हैं आपके फ्लावरिंग देने में कोई भी प्लांट, क्लोव के प्लांट को। नेटिव जो है वो स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया है, एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ओल्डेस्ट ट्रेड स्पाइसेस इन द वर्ल्ड है आपका। प्ले करती है मेजर रोल इन एंशियंट स्पाइस ट्रेड रूट, एंड कल्टिवेटेड रीजन जो है इंडोनेशिया है, मेगास्कर है, एंड श्रीलंका, इंडिया एंड जानजीबार। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी रेनफॉल चाहिए। प्रीफर करती है वार्म आपके टेम्परेचर एंड ड्रेन्ड सॉइल्स को। क्लोव जो है वो एक्चुअली ड्राइड फ्लावर बर्ड होती है, नॉट ए सीड। तो ये आप जरूर याद रखना कि क्लोव जो है वो ड्राइड फ्लावर है, फ्लावर नॉट सीड। कंटेन्स इग्यूनॉल एंड मेजर कंपाउंड इज फॉर अरोमा एंड मेडिसिनल वैल्यूज काफ़ी है आपके लौंग का। आपने ये देखा होगा कि जब भी आपके दांत वांत दर्द देते हैं ना, तो डेंटल में काफ़ी यूज़ होती है लॉन्ग ऑयल। वाइडली यूज्ड इन स्पाइस, मेडिसिन एंड परफ्यूमरी में यूज़ होती है। ये कुछ उसके प्लांट है, फ्लावर्स है। तो ये जो ड्राई फ्लावर है ना, यही आपका लौंग है, इसमें सीड वीड का कोई चक्कर नहीं है। पार्ट जो यूज्ड होती है ऑफ कोर्स ड्राइड अनओपेड फ्लावर बर्ड को ही हम यूज़ करते हैं। ये आपका एलिस ऑफ क्लोव है, ये बनाने के लिए आ सकता है, प्रैक्टिकल में भी है। एंड ये टीएस है क्लोव का। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोव की बात करें तो फूड होल ब्रांड फॉर
फ्लेवरिंग होती है एडेड टू मीट डिशेस एंड बेक्ड गुड पिकल्स वगैरह में यूज़ होते हैं। वाइन्स वगैरह, स्पाइस ब्लेंड्स वगैरह, गर्म मसाले, चाइनीज़ 5 स्पाइसेस ये सब में यूज़ की जाती है आपकी। फिर मेडिसिनल यूज़ काफ़ी है, जैसे एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, डाइजेशन एंड थ्रोट शॉर्टिंग एंड डेंट्री, जैसे क्लोव ऑयल यूज़ होती है आपकी माउथ वॉश या डेंटिस्ट्री में यूज़ होती है, यानी दांत में दर्द वगैरह देती है ना, तो आपने देखा होगा कि लौंग का तेल वगैरह रखते हैं लोग। इट शो एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एक्टिविटी को ये शो करती है। कॉमर्स की बात करते हैं तो हाईली वैल्यूएबल स्पाइसेस है विद हिस्टोरिक इंपॉर्टेंट इन ग्लोबल ट्रेड। फूड फ्लेवरिंग, परफ्यूम, सोप्स, क्लोव, सिगरेट्स, इन इंडोनेशिया में आपके सिगरेट्स भी यहाँ पे मिलते हैं। सोर्स ऑफ इनोकोल फॉर विनेलिन सिंथेसिस एंड फार्मास्यूटिकल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मेजर प्रोड्यूसर है आपका इंडोनेशिया एंड मेडागास्कर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट बल्कि टॉपिक है, सब टॉपिक, जो कि ब्लैक पेपर। तो ये आपका काली मिर्च हो गया, जिसे हम, मैं अपने, मतलब मैं गोलकी बोलता हूँ इसे। तो मे भी जो यूपी बिहार के होंगे उन्हें मालूम होगा। सो ये क्लासिफिकेशन है आपका किंगडम प्लांटी डिवीजन एंजियोस्पर्म एंड डाइकोटिलीडन फैमिली, पिपरेसी, पिपर, पिपर निग्नम। तो ये कुछ है, काली मिर्च कहते हैं एंड बिलोंग टू पिपरेसी फैमिली, बिलोंग करती है। स्पाइसी, नोन फॉर स्पाइसी एंड एरोमेटिक प्लांट है। पेरिनियल वुडी क्लाइंबिंग वाइन रिक्वायर फॉर सपोर्ट टू ग्रो। तो सपोर्ट चाहिए इसके प्लांट को एंड कैन ग्रो 100 मीटर तक ग्रो करती है। क्लाइम यूजिंग एरियल रूट्स। लीफ जो है अल्टरनेट होती है, ब्रॉड हार्ट शेप पे होती है। फ्लावर जो होती है स्मॉल होती है, इनकॉन्सिक्वेंस अरेंज इन डेंस सिलिंड्रिकल। पेंडेंट स्पाइक्स में होते हैं। फ्रूट ड्यूप है, ड्यूप टाइप है। एक कलर जो है वो ग्रीन से येलोइश होती है आपकी। बाकी केमिकल कंपोनेंट पिपरीन रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजेंसी, स्पाइसी टेस्ट के लिए ये बेसिकली यूज होती है। नेटिव टू मालाबार कोस्ट इन इंडिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। सो कल्टिवेटेड सिंस एंशियंट टाइम इन साउथ ईस्ट एशिया। प्रोड्यूस मेजर आपका वियतनाम, जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपकी ब्लैक पेपर की। देन इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड इंडिया। कोई भी स्पाइसेस हो, इंडिया का जरूर नाम आएगा। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट आपकी ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। नीड हाई रेनफॉल एंड वार्म, ग्रो वेल शेडेड कंडीशन में होती है। ये इस तरीके से आपका प्लांट होता है एंड इसे सपोर्ट की जरूरत होती है। नोन एज द किंग ऑफ स्पाइसेस, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड स्पाइसेस इन द हिस्ट्री, यूज्ड फॉर फूड, मेडिसिन और प्रिजर्वेटिव्स के लिए यूज की जाती है। कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं, तो ड्राइड अनड्राई फ्रूट का यूज करते हैं। ये बेसिकली फ्रूट ही है जो छोटे छोटे है ना, ये ब्लैक पेपर मेड अप ऑफ ड्राइंग द ग्रीन फ्रूट। व्हाइट पेपर कम्स फ्रॉम रिमूविंग द आउटर पेरिकार्प ऑफ राई फ्रूट। तो मेनली ब्लैक वाले ही यूज करते हैं, जो कि हम ग्रीन वाले को ही ड्राई करके इस तरीके से यूज करते हैं। नाउ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लैक पेपर की, किंग ऑफ स्पाइसेस है। हॉट होती है, पंजेंट फ्लेवर होती है। आपके ऑलमोस्ट ऑल सेवरी डिशेज एंड मीट सूप्स वगैरह, स्पाइसेस ब्लेंड एंड कंटेन एसेंशियल ऑयल, पेपरिन फ्लेवर कंपोनेंट। मेडिसिन में एक्ट एज अ कार्मिनेटिव, यानी रिलीव गैसेज एंड फ्लैटुलेंस, स्टिमुलेट करती है गैस्ट्रिक सेक्रेशन, इंप्रूव करती है डाइजेशन को। आयुर्वेदिक मेडिसिन में काफ़ी यूज होती है आपकी डाइजेशन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में। फिर बायोएबिलिटी ऑफ अदर ड्रग्स एंड कंपोनेंट्स। कमर्शियल में अर्लीस्ट ट्रेड होता था ये करेंसी इन एंशिएंट टाइम्स। मेजर आपके कंट्रीब्यूटर थे आपके ग्लोबल स्पाइसेस ट्रेड्स में। वियतनाम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर दोनों है। यूज्ड इन अ फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एंड प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे यूज करते हैं। नाउ लास्ट आपका कॉमन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है स्पाइसेस का, सभी को अगर हम कॉमनली बात करें, कैडमम, क्लोव, ब्लैक पेपर, जो कि हमने इस यूनिट में पढ़ा। ऐड करते हैं ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट, अडेप्टेड टू ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट, हैव अ वैल्यूएबल प्लांट पार्ट, आपके सीड्स, बर्ड्स, फ्रूट मिलते हैं। मैंने क्लोव में बताया था कि बेसिकली फ्लावर को ही ड्राई करके यूज करते, सीड यूज नहीं करते, लेकिन कैडमम एंड ब्लैक पेपर में हम सीड का यूज कर रहे थे। सो इस पॉइंट पे आप कंफ्यूज मत होना, डोंट कंफ्यूज विथ सीड एंड फ्लावर। Played a major role in historical spice trade, roots continue to high valuable and commercial crop वर्ल्ड वाइडली है। तो इसके साथ ही ये यूनिट खत्म होती है, काफी छोटी सी यूनिट थी, मेजरली तीन ही आपके पढ़ने थे, ब्लैक पेपर, क्लोव एंड कैडमम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5। सो यूनिट नंबर 5 जो है वो आपके बेवरेजेस है, जिसमें टी, मॉर्फोलॉजी, टाइप, प्रोसेसिंग एंड यूज।
यानी यूनिट 5 में पूरा आपका टी के बारे में पढ़ना है। टी प्लांट यानी कैमेलिया साइनेंसिस साइंटिफिक नेम है। इसका क्लासिफिकेशन है प्लांटेंजियो में डाइकोट थिएसी कैमेलिया एंड कैमेलिया साइनेंसिस। टी बेसिकली चाय पत्ती को कहते हैं, चाय का पौधा। एंड ये आफ्टर अगर हम वाटर की बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, दूसरा अगर कोई बेवरेजेस कंज्यूम की जाती है तो वो है आपका चाय, टी। एंड एवरी एवरग्रीन शर्ब एंड स्मॉल ट्री होती है, कल्टीवेटेड, मेंटेन करती है, लो बश फॉर इजी हार्वेस्टिंग एंड ग्रो आपके 10 to 15 मीटर। नाउ मार्फोलॉजिकल फीचर्स क्या है, अल्टरनेट होती है लीव्स इसके। एंड ये कुछ मार्फोलॉजिकल फीचर्स हैं जो कि हर चीज़ में ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे मार्जिन सेरेटेड होते हैं एंड वेनेशन जो है वो पिनेटेड एंड विथ प्रोमिनेंट मिडरिब होती है। स्पेशल पॉइंट जैसे यंग लीफ होती है वो आपके लाइट ग्रीन एंड टेंडर, मैच्योर, थिकर एंड डार्कर होते हैं। दो तरीके के आपको चाय के पत्ती मिलते हैं। फर्स्ट टाइप आपके मिलते हैं चाइना टाइप वाले, साइनेसिस, स्मॉलर लीफ होते हैं, ये आपके चाइना टाइप वाले हो गए। आसाम टाइप वाले आपको लार्ज वाले होते हैं। चाइना टाइप की खास बात है कि ये कोल्ड टॉलरेंट होते हैं, बट ये नहीं होते हैं कोल्ड टॉलरेंट। ठंड आई तो इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। स्टेम एंड ब्रांचेस की बात करते हैं तो वुडी स्टेम होते हैं एंड यंग शूट आर रेडिश ब्राउन एंड बिकम ए ग्रेइंग विथ एज, शो अ डेंस एंड बशी ग्रोथ टू ए रेगुलर प्रोनिंग। फ्लावर कलर की बात करते हैं तो वाइट एंड क्रीमी वाइट, इसमें फ्लावर, हाँ ये क्रीमी कलर का आपका फ्लावर होता है। बट इसमें मेनली हम जो यूज़ करते हैं ना वो लीफ का ही पार्ट यूज़ करते हैं। ओरिजिन एंड क्लाइमेट नेटिव आपका बात करें तो चाइना है, फिर इंडिया है, फिर म्यांमार है, वियतनाम है। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल प्रीफर करते हैं मेनली। रिक्वायर हाई रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए आपके, एंड वेल ड्रेन एसिडिक सॉइल यानी 4.5 to 6 की रेंज आपकी होनी चाहिए। लीफ जो है इकोनॉमिक पार्ट यूज होते हैं, लीव्स आर द इकोनॉमिक पार्ट यूज टू मेक अ टी। मैंने बताया कि जो टी है उसमें चाय पत्ती है, उसमें मेनली आपकी लीफ वाली पार्ट है वही यूज होती है। क्वालिटी डिपेंड करती है ऑन ए यंग लीफ एंड रिक्वायर रेगुलर फॉर बेटर यील्डिंग एंड बुशी ग्रोथ के लिए। तो इसमें भी आपके ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टी मिलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टी कैसे मिलते हैं, तो ऑल जो ट्रू टी कम फ्रॉम सेम स्पीसीज से यहाँ आती है, बट प्रोसेसिंग डिफरेंट होती है ऑक्सीडेशन लेवल पे यानी लीफ फेज पे। यानी यंग में हमने तोड़ा तो किसी और काइंड ऑफ वो चाय पत्ती टेस्ट करेगा, थोड़ा सा मैच्योर होगा तब कुछ और टेस्ट करेगा। फिर प्रोसेसिंग का भी अपना ये होता है, जैसे मेजर टाइप ऑफ यहाँ पे टी आप देख सकते हो, वाइट टी, येलो टी, ग्रीन टी, ओलोंग टी, ब्लैक टी, फर्मेंटेड टी हो गया, ब्लेंडेड टी हो गया, हर्बल टी। तो एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कौन सा टी किस तरीके से बनता है। तो जो व्हाइट टी है वो लीस्ट प्रोसेस्ड होते हैं, काफ़ी मतलब लीस्ट प्रोसेस करके दिया जाता है। मेड ऑफ यंग बर्ड एंड टेंडर लीव्स, मिनिमल ऑक्सीडेशन होती है, फ्लेवर डेलिकेट एंड स्वीट एंड फ्लोरल होती है आपकी। कलर यानी पेले लिकर की तरह आपको दिखेगा व्हाइट टी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ ग्रीन टी की बात करते हैं तो अनऑक्सीडाइज्ड नॉन फर्मेंटेड होती है, लीफ आर क्विकली हीटेड एंड फ्रेश ग्रासी वेजिटल एंड रिच इन कैटाकाइन एंटीऑक्सीडेंट होती है। तो ग्रीन टी कई लोगों आप में से पीते होंगे फॉर वेट लॉस। फिर येलो टी आ गया आपका, सिमिलर टू ग्रीन टी होती है आपकी, एक्स्ट्रा स्टेप येलोइंग एंड स्वेल्टरिंग होती है, माइल्डर एंड स्मूथर देन द ग्रीन टी। फिर ओलोंग टी सेमी फर्मेंटेड होती है, पार्शियली ऑक्सीडाइज की जाती है, ये उसका प्रोसेस है। एंड फ्लेवर जो है कॉम्प्लेक्स होती है, फ्लोरल फ्रूटी टू रोस्टेड नटी। यहाँ पे आप देख सकते हो ओलोंग टी। फिर ये आपका ब्लैक टी है जो सादी चाय पीते हैं हम, ये आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस होती है। फ्लेवर जो है ये विदरिंग, रोलिंग, फुल ऑक्सीडेशन एंड लास्ट में ड्राइंग। फ्लेवर जो है स्ट्रॉन्ग आपके मेल्टी एंड अस्ट्रिंजेंट आती है, रेडिश ब्राउन लिकर की तरह मोस्टली कंज्यूम्ड वर्ल्ड वाइड यही कंज्यूम की जाती है ब्लैक टी। डार्क टी आ गई आपकी, अंडरगो माइक्रोवेव फर्मेंटेशन आफ्टर प्रोसेसिंग, ऑफन एज फॉर मंथ और ईयर्स एंड अर्थी मेलो इंप्रूव करती है विथ टाइम। इसके अलावा भी आपके अदर जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ टी है। लीफ साइज पे मैंने बताया था कि चाइना आसमिस कॉम्बोर्ड, तो ये चाइना वाले स्मॉल होते हैं, आसमिस वाले लार्ज होते हैं एंड कॉम्बोर्ड वाले इंटरमीडिएट होते हैं। कुछ रीज़न है जो हम पे चाय पत्तियाँ अच्छी होती है, जैसे दार्जिलिंग, आसाम, सिलोंग टी वगैरह। ये फिर चाइनीज़ एंड जापानीज टी जो है सेंचा एंड मच्चा बाई फॉर्म ऑर्थोडॉक्स होल लीफ टी। फिर क्रश टीयर कर्ल स्मॉल ग्रैन्यूल क्विक ब्रोविंग एंड लूज लीफ बैग टी पाउडर्स। तो ये भी आपने देखा होगा कि
जब आप ट्रेन वगैरह में जाते हो या फिर ग्रीन टी वगैरह ना आपके बैग्स वगैरह में भी आते हैं, टी बैग में आते हैं। और बाकी नॉर्मल चाय पत्ती आप खरीदोगे तो वो जस्ट ये में होती है, पैकेट में होती है। सो डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन इज द मेन फैक्टर होती है जिससे कि डिफरेंट टाइप ऑफ टी बनती है। सेम प्लांट डिफरेंट प्रोसेस एंड डिफरेंट टी, तो यहाँ पे टी का टाइप दे दिया गया है। एंड काफ़ी छोटी सी यूनिट है। एंड प्रोसेसिंग ऑफ टी, जैसे सबसे पहले हार्वेस्टिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग मेथड तक हम डिस्कस करने वाले प्रोसेसिंग ऑफ टी आती है आपकी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड टी प्रोसेसिंग कन्वर्ट फ्रेश लीफ इनटू फाइनल टी स्टेप आर सिमिलर बट इंटेंसिटी एंड सीक्वेंस वैरी कर सकती है बाय टाइप। जैसे सबसे पहले हार्वेस्टिंग करते हैं, प्लकिंग करते हैं, यूजुअली डन बाय हैंड सेलेक्टिंग अ प्लकिंग एंड प्रीमियम क्वालिटी टू लीव्स। आपके जो प्रीमियम क्वालिटी वाले होते हैं वो टू लीव्स बर्ड होते हैं। समटाइम्स डन मैकेनिकली भी किया जा सकता है। फ्रेश ग्रोथ एंड हार्वेस्टेड एवरी 7 से 15 डेज इन पीक सीजन में आपको हार्वेस्ट करना है। मेन प्रोसेसिंग स्टेप्स में आते हैं तो विथरिंग लीफ आर स्प्रेड आउट फॉर 12 to 24 आवर्स, जिससे कि मॉइस्चर रिड्यूस हो जाती है 75 to 60%। लीफ जो है बिकम सॉफ्ट एंड पिलिएबल एंड रोलिंग, फिर ब्रशिंग करते हैं। लीफ आर रोल्ड एंड ट्विस्टेड, रोल्ड पहले करेंगे फिर ट्विस्टेड, सेल वॉल ब्रेक हो जाती है, रिलीज करते हैं एंजाइम एंड जूस, इनिशिएट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड शेप लीफ। ऑक्सीडेशन एंड फर्मेंटेशन मोस्ट क्रिटिकल स्टेप्स होती है। लीफ जो है एक्सपोज टू ऑक्सीजन। ब्लैक या ओलोंग टी एंजाइम जो है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज कन्वर्ट करती है कैटाकाइन टू थियाफ्लेविन एंड थियारू थियारू बी बेगिन्स, जो भी इसका प्रोनाउंस हो रही है मैं कर नहीं पा रहा। एक बार अगर आप धीरे से प्रोनाउंस करोगे ना तो हो जाती है, लेकिन सडन तेजी से आप करोगे तो नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस चाहिए, कोई कोई साइंटिफिक ऐसे ऐसे वर्ड्स, केमिकल के वर्ड्स पढ़ने के लिए। डेवलप्स कलर अरोमा एंड टेस्ट एंड प्रिवेंट करती है ग्रीन एंड वाइट टी। फिर फिक्सिंग एंड किलिंग द ग्रीन यानी डन फॉर ग्रीन येलो वाइट टी। हीट करते हैं, स्टॉप एंजाइम एक्टिविटी एंड प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन रिटेन ग्रीन कलर एंड फ्रेशनेस। फिर ड्राइंग एंड फ्राइंग होती है, लीफ ड्राइड करते हैं यूजिंग हॉट एयर। फाइनल मॉइस्चर जो भी है 3 से 5% वो भी रिड्यूस हो जाती है। स्टॉप ऑल रिएक्शन एंड प्रिजर्व टी इनहांस करते हैं फाइनल अरोमा। शॉर्टिंग ग्राइंडिंग लीफ शॉर्टेड बाई साइज क्वालिटी एंड टाइप्स होल लीफ ब्रोकन। फैनिंग एंड डस्ट, तो कितना परसेंट हम ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा 100% आप मतलब फुल ऑक्सीडेशन वाले आपका कौन है, ब्लैक टी वाले। फिर एडिशनल स्टेप्स है जैसे स्पेसिफिक टी बनाने के लिए, ओलोंग टी है, डार्क टी है, ये सब बनाने के लिए। तो यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं एंड यहाँ पे हैंड पिकिंग हो रही है। यूजेस ऑफ टी ऑफ कोर्स प्राइमरी बेवरेजेस है, प्रिपेयर्ड बाय ब्रेवरिंग लीफ इन अ हॉट वाटर एंड ब्लैक टी जो है वो इतना तो इतना। ग्रीन टी 70 to 80 डिग्री सेल्सियस कंज्यूम्ड। प्लेन मिल्क टी, लेमन टी, आइस टी। ये आइस टी क्या होती है आइस टी आजकल फैशन बन गई है। फिर मसाला चाय, बबल टी। फ्लेवरिंग या एजेंट्स की बात करते हैं तो मुझे तो टी गर्मी अच्छा लगता है। बाकी कॉफ़ी के लिए मैं कह सकता हूँ कि आइस कॉफ़ी। बट यहाँ पे आइस टी फ्लेवरिंग एजेंट्स की बात करते हैं तो यूज इन टी, स्मोक्ड फूड एंड डेजर्ट आइसक्रीम्स वगैरह। ये कुछ एजेंट्स हैं जहाँ पे एक्ट एज अ बेस ऑफ ब्लेंड्स विथ हर्ब स्पाइस फ्रूट्स। पाउडर ऑफ ग्रीन टी यूज इन जापान, टी क्रीमिंग। तो हर कंट्री ने अलग अलग बना रखा है अपना, उनके अकॉर्डिंग। मेडिसिनल यूजेस काफ़ी हैं, कैफीन वगैरह है, हेल्थ बेनिफिट है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। फिर अलर्टनेस एंड फोकस रखती है, सपोर्ट करती है आपके हार्ट हेल्थ को। एड डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, फैट ऑक्सीडेशन करती है। जैसे ग्रीन टी वगैरह करोगे ना तो फैट लॉस मैंने शुरुआत में बताया था। शो करती है पोटेंशियल एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ को। एंड सपोर्ट करती है ओरल हेल्थ को भी। फ्लोराइड कंटेंट आपका होता है, कंटेंट होती है उसमें। इंपॉर्टेंट नोट, वाइट एंड ग्रीन रिटेन मोर कैटेकाइन ड्यू टू मिनिमल प्रोसेसिंग होती है। कैटेकाइन नेचुरल आपका एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट होती है जो कि कम होती है उसमें। नाउ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की बात करें तो मोस्ट कंज्यूम्ड बेवरेजेस है इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर एंड मेजर प्रोड्यूसर है चाइना, इंडिया, केनिया, श्रीलंका, वियतनाम। लाइवलीहुड है, प्रोड्यूस करती है एम्प्लॉयमेंट टू मिलियन ऑफ फार्मर एंड
प्लांटेशन वर्कर को। ट्रेड फॉर्म्स करते हैं आपके लूज लीफ बैग, टी बैग, रेडी टू ड्रिंक टी एंड स्पेशलाइज्ड टी। इकोनॉमिक वैल्यू की बात करते हैं तो जनरेट करते हैं सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट एंड रेवेन्यू, सपोर्ट करती है टी टूरिज्म, टी गार्डन एंड स्टेट्स को। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, फ्लेवर टीज, ऑर्गेनिक टी, प्रीमियम सिंगल। तो आपने प्रीमियम टी वगैरह भी सुना होगा। तो सबका सेम ही है, बस प्रोसेसिंग मेथड सबका अलग है। तो classic economic body shows the how single plant adapted to tropical highland condition undergo diverse processing technique to produce a different type of tea and holds a great culture and medicinal and economical importance worldwide, making it both a daily beverages and major global trade commodity। तो इसके साथ ही आपको जो टी वाला पार्ट है यानी कोमेलिया साइनेसिस वो खत्म होती है। इसमें कुछ नहीं था, काफ़ी छोटी सी यूनिट है। मेन आपका मैंने बताया शुरुआत में कि जो सबसे बड़ी बड़ी यूनिट है वो है यूनिट नंबर 8 एंड 9, और इसके अलावा जितने भी यूनिट है वो काफ़ी छोटी छोटी है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आती हैं। जैसे प्रोसेसिंग ऑफ टी से आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 6। तो यूनिट नंबर 6 की बात करते हैं तो इसमें ऑयल एंड फैट्स के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट बिटवीन एसेंशियल ऑयल एंड फैट ऑयल यूजेज सनफ्लावर, सोयाबीन एंड मिंट के बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे। सो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, जस्ट मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। काफ़ी ये भी अगेन आपको काफ़ी छोटा सा यूनिट है, ऑयल्स एंड फैट्स, जहाँ पे सनफ्लावर, सोयाबीन एंड मिंट के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में दी गई है और काफ़ी पूछा जाता है। खास करके आपका यहाँ पर टाइप ऑफ ऑयल पूछी जाती है, जहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स, ड्राइंग प्रॉपर्टीज बेसिस। तो ड्राइंग ऑयल्स है, इसके पूछे गए थे इंटरनल एग्जाम्स में। सेमी ड्राइंग ऑयल्स है, नॉन ड्राइंग ऑयल्स है। तो एक बार आप रीड आउट करोगे ना ये पीडीएफ को तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसेंशियल ऑयल एंड फैटी ऑयल्स में डिफरेंस, यहाँ से आपका सनफ्लावर, हेलियंथस एनुलस, क्लासिफिकेशन है, नेचर ऑफ प्लांट, फ्लावर स्ट्रक्चर, फिर लीव्स आपके आ गए, स्टेम, फ्रूट, रूट सिस्टम एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड यूजेस। फिर सोयाबीन आपका आ गया, ये आपके प्रैक्टिकल में भी पढ़ने हैं सोयाबीन वाली पार्ट। फिर मिंट आ गया, पुदीना। पुदीना बेसिकली हम चटनी के तौर पे भी खाते हैं, बट इसका सबसे ज़्यादा यूज मेडिसिनल है और ये काफ़ी आपने देखा होगा कि इसकी फ्रेगरेंस, अरोमा काफ़ी अच्छी होती है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है एंड एक बार आप रीड करोगे आपको चीज़ें पूरी समझ में आ जाएगी। नाउ इसी तरीके से आपका यूनिट नंबर 7 है, जिसमें आपको फाइबर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ने, मेनली कॉटन, जूट के बारे में ही पढ़ना है एंड कौन सा पार्ट यूज करते हैं हम। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 7 है एंड आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। हालांकि मैंने 2 यूनिट डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती है एंड इसे एक बार आप जब पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पूरा कंप्लीट पीडीएफ लेने के लिए, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री का। अगर आप सिंगल पीडीएफ लेना चाहोगे तो वो भी मिल जाएगी, बट वो कॉस्टली ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन कंबाइन लोगे तो वो कंपेरेटिवली आपका कम पड़ेगा। जो भी प्राइजेज है मैं इस वीडियो के नीचे पिन कर दूंगा।
सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।